स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं बैंक्स बाजार को अच्छा सहारा दे रहे हैं, पर एचयूएल और कुछ और दिग्गजों की कमजोरी की वजह से निफ्टी में आपको दबाव दिख रहा है। अब तो हम मंथली एक्सपायरी की तरफ नजर डाल रहे हैं और ये छोटा हफ्ता रहेगा, क्योंकि 26 तारीख को छुट्टी है, तो एक्सपायरी 25 यानी कि वेडनेसडे को ही होने वाली है। उससे पहले आप थोड़ा एक्शन बाजार में बनते हुए देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, हमारे बाजार मिले जुले हैं। आइए देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में किस तरह की रह सकती है चाल और क्या बनानी है आपको स्ट्रैटेजी। सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालिए। 18,100 के नीचे कमजोर है, सुस्त है, बड़ी गिरावट नहीं है। एचयूएल को अगर आप डिस्काउंट कर दें तो फिर ठीक ठाक ही है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल से अच्छा सहारा मिल रहा है। 250 अंक उछलकर 42,600 के करीब आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। पर हाँ, एचयूएल सबसे बड़ी परेशानी आज की यही है। नतीजे तो ठीक थे, बट रॉयल्टी बढ़ाने वाले हैं जो ये अपने ग्लोबल पेरेंट को देते हैं, तो उसकी वजह से स्टॉक में आपको थोड़ी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी सुस्त हैं, क्योंकि रिलायंस की भी सुस्ती है, एचयूएल भी गिरा हुआ है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर दबाव बना हुआ है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक, साथ ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज और एक बार फिर से आईटी इंडेक्स, यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी आती हुई दिख रही है। आईटी पिछले कुछ दिनों से दमदार एक्शन में है और आज तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी कुछ बड़ी मूवमेंट्स आ रही हैं, तो इस पर रखनी है नजर। एफएमसीजी, मेटल्स, रियल एस्टेट, मिड कैप्स, यहां पर आपको फ्यूचर्स ठीक है, इस समय हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि 3 दिन से डाउ में हमने करीब 1300 पॉइंट्स की गिरावट जरूर देखी है। यूरोप के बाजार कल लगभग 2% फिसले थे, आज इधर आधे % का आपको रिबाउंड भी दिख रहा है। तो इन सब संकेतों के बीच देखते हैं हमारे बाजार कैसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा रेंज बाउंड ही ट्रेड रहा है। 18,100 के ऊपर 2 दिन आपको क्लोजिंग मिली थी, बट अभी हम देख रहे हैं 18,050 के आसपास आप ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो देखते हैं आज का एक्शन बाजार में कैसा बनेगा। आइए आपको बता दें कुछ अहम ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए, और साथ ही आज के जो नतीजे अब तक आ चुके हैं, और साथ ही कुछ और खबरें भी। अरमान और कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी काफ़ी सारे नंबर्स आने बाकी हैं, जिसमें सबसे पहला है जेएसडब्ल्यू स्टील, साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये पोस्ट मार्केट आने की एक्सपेक्टेशंस है। जहां तक एफएनओ का स्पेस का सवाल है, इसमें बंधन बैंक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पेट्रोनेट एलएनजी, एलटीआई माइंट्री और आरबीएल बैंक जैसे कंपनियां भी अपने नंबर्स अभी डिक्लेयर करेंगी। इनफैक्ट कल के दिन में अगर आप देखें तो निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनके नंबर्स आएंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, तो इनका एक्शन आपको बाजारों में सोमवार को देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेबी ने यहां पर इलिक्विड ऑप्शंस स्कीम के सेटलमेंट का आखिरी दिन ये भी कल के दिन में ही बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है शेयर विभाजन को लेकर। इनफैक्ट डाइका लैब्स पर भी नजर रखिए। इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है, और वेबसाइट एनर्जी सिस्टम्स, यहां पर भी बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर यानी कि फंड जुटाने पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। जहां तक 23 जनवरी यानी कि सोमवार का सवाल है, नतीजों की लिस्ट यहाँ पर भी लंबी है, खासकर एफएनओ स्पेस में। निफ्टी से तो एक्सिस बैंक है, एफएनओ में कॉनकॉर, सिंजीन इंटरनेशनल, टाटा कम्युनिकेशन और साथ ही कैनरा बैंक के नंबर्स पर नजर रखनी है। ओपन ऑफर बंद होता हुआ दिखेगा फेडरल मोगल का, साथ ही अमेजॉन की तरफ से अमेजॉन एयर ये लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट, इसका नाम बदलकर 361 WAM कर दिया जाएगा। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चाइना जो है बंद रहेंगे, चाइना ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा चाइनीज न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, और साथ ही सिंगापुर भी सिमिलर रीजन की वजह से छुट्टी पर रहेंगे इनके बाजार भी। तो ग्लोबल इवेंट्स ये फोकस में रहेंगे। ओके, तो काफी सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, जहां पर बाजार रिएक्ट करेंगे। और चीन के बाजार आज तो बंद हो गए हैं, अब 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। अगले हफ्ते काफी सारे एशियन बाजार में भी आपको ऐसा ही एक्शन दिखेगा। आइए अरमान से जानते हैं कुछ नतीजे जो अब तक आ चुके हैं, और साथ ही आज की कुछ खबरें भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे। एचडीएफसी लाइफ के भी जस्ट अभी फ्लैश हुए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनियन बैंक के नतीजे आते हुए दिखे थे, जहां पे आपको स्टैंड अलोन मुनाफा लगभग अगर आप देखेंगे 100% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। एनआईएस अगर आप देखेंगे वहां पर भी आपको 20% की बढ़ोतरी दिखेगी। और नेट एनपीएस की बात करें तो नेट एनपीएस घट कर आते हुए दिखे हैं, 2.64% से घटकर 2.1% पर आते हुए दिखे हैं। एथा इंडस्ट्रीज, यहां पर भी मुनाफा देखेंगे 25 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं आय में आपको लगभग 11% का उछाल दिखेगा, और मार्जिन जो है वो भी बढ़कर आए हैं, 25.6% से बढ़कर 28.1% पर आते हुए दिखे हैं। डीसीएम श्रीराम की बात करें तो वहां पर आपको मुनाफे में थोड़ी कटौती दिखेगी, 350 करोड़ से घटकर 342 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखे हैं। हालांकि जो आय है वहां पर 21% का उछाल है, क्योंकि मार्जिन में अगर आप देखेंगे वहां पर बढ़ाकर देखा गया है, 21% से गिरकर 16.4% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं बारबेक्यू नेशन, वहां पर अगर आप बात करेंगे Q3 में एफआईज ने यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। हिस्सेदारी उनके 16.6% से बढ़कर 17.65 लगभग 1% जो है उन्होंने Q3 में हिस्सेदारी बढ़ाई है।
डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर इन्होंने जो बायोसिमिलर के क्लिनिकल जो स्टडी है वो पूरी हुई है और उसमें कैंसर के इलाज के लिए जो दवा का है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक और आदि पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि मूडीज ने बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, कैनरा बैंक ले लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक की जो रेटिंग है वहाँ पे अपग्रेड किया है। मार्क्सन्स फार्मा पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि वारंट्स के जरिए लगभग 372 करोड़ जुटाए हैं। आरवीएनएल, यहाँ पर एनएचआईए के साथ इन्होंने लॉजिस्टिक पार्क के लिए करार किया है और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए जो है करार किया गया है। लॉरिस लैब, यहाँ पर इनकी यूएस एफडीए से जो विशाखापट्टनम की यूनिट 5 है उनको प्री अप्रूवल जांच के बाद ईआईआर जो एक्सप्रेशन एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो आती हुई दिखी है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें आपको एचयूएल दिखेगा 2 लाख, ओएनजीसी 30 लाख, पीएनबी 15 लाख, रिलायंस 9.5 लाख, मैरिको 7 लाख और आईटीसी लगभग 33 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये सारी खबरें आपके पास हैं। जी सर। इसमें सबसे बढ़िया खबर कौन सी? सर सबसे बढ़िया खबर मत ढूंढो। कुशल के पास है। कितने दिन की छुट्टी चाहिए इनमें? 7 दिन। हाँ, वही 1 हफ्ता। उनका वो चालू हो गया क्या? वो कौन सा लूनार न्यू ईयर? यस सर। हमारा तो 1 दिन भी नया साल नहीं आता, उनके 7 दिन तक आता है। वाह भाई, गजब है। ईयर ऑफ द रैबिट। इस साल वो रैबिट का ईयर है, मतलब अच्छा माना जाता है उसको। अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। डेफिनेटली। ओके, पिछले साल टाइगर का था। टाइगर। हाँ, टाइगर का था। इस साल खरगोश का है। तो उनके हर साल किसी एक ने एक जानवर पे होते हैं। हाँ। ओके, तो चलिए बढ़िया है, जबरदस्त है। तो ये एक्शन आपको बैट पे नहीं है, चमगादड़ पे नहीं है। वो सबसे खराब होता है। कोविड, अच्छा, कोविड उसी में आया था ना 2019 में। मतलब वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ था ना, ये माना जाता है। चमगादड़ से ही निकला था। वुहान की लैब में जो चमगादड़ के कुछ वायरस जो हुए थे, ओ थ्रोबैक खत्म हो जाए। पुरानी यादें ताजा कर दी साल हो गए। हाँ, यही तो टाइम था। यही टाइम था दिसंबर सॉरी फरवरी में। तब लॉकडाउन अभी लगा। लॉकडाउन की बरसी भी आ रही होगी। 22 तारीख सबको याद है। चलिए आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और इस वक्त बाजार में एक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल सुस्ती का है और हल्की कमजोरी का। बढ़ने की कोई खास वजह है नहीं और घटने की कारण भी आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे, तो इसलिए टाइम पास करते हुए बाजार। वैसे एचयूएल को अगर थोड़ा इग्नोर कर दें सर, तो उतने भी खराब नहीं। एचयूएल और 1-2 मेटल्स थोड़ा है, बात तो सही है, अदरवाइज तो उतने खराब नहीं है। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स का तो सहारा है, बढ़िया सर। बिल्कुल। तो ये वो तो जो बोले थे इंडेक्स मैनेजमेंट। हाँ। 2 दिन पहले। हाँ, बहुत लोगों को मजा आता है वो बात करने में। तो ये देखो टिपिकल और परफेक्ट इंडेक्स मैनेजमेंट है। और सुबह हम ये बात कर रहे थे, आज एफएमसीजी डूबेगा तो बैंक आपको सहारा देगा। ऐसी तस्वीर आपको कम ही देखने को मिलती है जब बैंक निफ्टी डबल सेंचुरी मार्कर ट्रेड करे और निफ्टी हाफ सेंचुरी मार्कर नीचे ट्रेड करता हुआ दिखे। और हमारे जनरली क्या आपने देखा होगा, एक बार जरा हम ये निफ्टी बैंक हटाकर फुल फ्रेम दिखा सकते हैं तो आपको थोड़ा लाइट का अंदाजा लगेगा स्टूडियो में कि लाल लाल सी लाइट हो रही है स्टूडियो में। और हमारे जो स्टूडियो में हमारे स्टूडियो के हेड हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि लाइट जो है वो स्टूडियो में लाल रखी जाए मंदी के हिसाब से, Exactly. या हरी रखी जाए तेजी के हिसाब से। हमारी टी-शर्ट्स भी हुई हाँ, तो आज हम दोनों परफेक्ट दीप निफ्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं। और आपका तो फेवरेट है ही बैंक निफ्टी को, जो 225 पॉइंट ऊपर। तो चलिए आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। बाजार एकदम इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में दिख रहे हैं। 18,000 निफ्टी पर होल्ड होता है या नहीं, और बैंक निफ्टी पर 42,500 होल्ड करके क्या हम 42,725 के ऊपर निकल सकते हैं। और दीप देखिए मार्केट ने क्या इंटरेस्टिंग एक्शन दिया है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हाई और लेवल है। निफ्टी 18,150 की कंजेशन जोन से वहीं से घुमा है, 18,145 हाई है। और जो खरीदारी की जगह है आपकी 17,950 18,050 एकदम उस रेंज पे आया है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,675 42,725 के आसपास की जो रेंज है ऊपर की लेवल, एग्जैक्टली 42,710 का ही बना है, तो वहीं से थोड़ा सा नीचे आया है। हालांकि कोई खास कमजोर नहीं है। सो ओवरऑल आप ये देखेंगे, और सपोर्ट भी जो पहला लेवल सुबह हमने दिया था कि 42,375 पे एंट्री बनता है, 42,366 का लो है। सो मैं सुबह भी यही बात कर रहा था, अब भी यही बात करता हूँ। बचे हुए 1.5 घंटे में भी आपको एक ही काम करना है, लेवल। आप एक चीज समझ लो, मेरा लेवल नहीं आएगा तो कुछ करूंगा ही कुछ नहीं करना है। बस फिट कर लो दिमाग में, नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कुछ करना ही नहीं। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात, क्योंकि करके भी आप उतने ही परेशान होंगे जितना नहीं करके हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए बढ़िया है आपका लेवल आए 700 के आसपास आता है, 42,700 के आसपास तो देना है। नीचे आता है 42,450 42,375 की रेंज में आए तो लेना है।
बैंक निफ्टी सिंपल सी चीज़ है, अब आपके बाइंग रेंज में घुस रहा है। 18,050 से 17,950 ये रेंज है जहाँ धीरे धीरे टुकड़ों में लेना है। 18,150 18,200 की रेंज में आए तो देना है। सो जो भी आपके लेवल पहले बने उस हिसाब से काम कीजिए। पिछले आखिरी 15-20 मिनटों में, आधा घंटे में थोड़ी कमजोरी बढ़ी है, आने दीजिए अच्छे सपोर्ट रेंज में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी आपको कमजोरी के संकेत नहीं दे रहे, 40-50 पॉइंट ऊपर ही है। सो उसे और 3 दिनों तक आपके घटे हैं 1300 पॉइंट, तो हो सकता है डाउ में एक रिकवरी मिले। तो आप अब आखिरी 1.5 घंटे में ये इंतजार कीजिए कि कौन सा वो परफेक्ट लेवल है जहां पर मिलेगा तो मुझे एंट्री करनी है। बस इतना ध्यान रखिए। समझ। बाकी डेटा मैं बता रहा हूँ जो 2:30 बजे आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, तो चलिए डेटा पर नजर है और आपकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स भी तब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी और आशु सर भी हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। आशु सर की स्ट्रैटेजी भी लेंगे थोड़ी देर में, बट आज सुबह वागले साहब की एक स्टॉक की बात हुई थी जहां पर कोफोर्ज था और वागले साहब की अच्छी पकड़ है। एक और स्टॉक जहां पर वागले साहब की अच्छी पकड़ है, गुजरात गैस, वहां पर एक अच्छी मूव आ रही है। वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर। गुजरात गैस का जरा चार्ट देखें, अभी अभी एक मूव आई है, 2% ऊपर दिख रहा है, क्या करना है सर इसकी चार्ट में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुजरात गैस में दीपांशु मेरा मानना है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये घुमा है, 440 का वो लेवल है, लेकिन चार्ट में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, हल्का सा बाउंस बैक, ट्रेडिंग बाउंस बैक ही मानना चाहिए। 464 का करंट लेवल है, एक 7-8-10 रुपए की अपसाइड से ऊपर जाते हुए मुझे नहीं लगता है। 480 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 468 to 472 इनफैक्ट मैं बेचने की सोचूंगा। वापस आपको 450 के लेवल मिलनी चाहिए। शॉर्ट टर्म चार्ट थोड़े से वीक है। ओके, तो ये है आपके लिए राय गुजरात गैस पर आती हुई दिख रही है। ये राय जरा बाजार पे भी ली जाए। निफ्टी जो फुल टाइम पास के मूड में है, बैंक निफ्टी जो कुछ थोड़ा कर गुजरने की इच्छा रखता है, इस बीच में आशीष सर हमारे साथ तैयार हैं और आशीष सर से जानते हैं कि व्यू क्या बनाया जाए। सर गुड आफ्टरनून, बताएं। अनिल जी, आप कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, टाइम पास कर रहा है, और जो रेंज की हम बात कर रहे हैं ना 17,800 टूट रहा है, ना 18,200 250 टूट रहा है, उसी रेंज की बात कर रहे हैं अनिल जी। इस तरह का मार्केट मैंने तो और इतने लंबे टाइम तक बहुत रेयरली देखने को मिलता है, और वो भी अनिल जी जनवरी में, वो भी अहेड ऑफ बजट। अब तो ऐसा लग रहा है कि कब तक नहीं होगा। ये बहुत ही इट इज ए लॉजिक डिफाइंड थिंग विच इज हैपनिंग, बट अनिल जी दैट इज द ट्रूथ, और वही हो रहा है। मुझे तो अनिल जी ये एक किसी तूफान से पहले की शांति लग रही है, और वो शांति इतनी टाइट होगी, कब तक रह सकती है। आई थिंक अब तो एक आखिरी होप पिन डाउन हो गया कि बजट से पहले या बजट पे कुछ ना कुछ होगा। बट अनिल जी जो स्क्रीन बता रही है, डाउन नैस्डैक एक तरफ वो चीज है, बट जो स्क्रीन बता रही है अनिल जी, कंफर्ट नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं आ रहा। और अब तो मैं पहले बोलता था कि पिछले 10 दिन से बोल रहे हैं, हफ्ते से बोल रहे हैं, 15 दिन से, अब तो शायद 25 दिन हो गए अनिल जी। दिसंबर के बाद जो जनवरी की एक्सपायरी आई है, आप अभी हम अनिल जी ऑब्वियसली आज हमने एक्सपायरी अलर्ट का शो करना था फ्राइडे, जो मंडे पे शिफ्ट हो गया बिकॉज मॉर्निंग आई वॉज ट्रैवलिंग। तो अनिल जी मैं उस पर भी यही बात करूंगा, या मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो जनवरी की एक्सपायरी है उसमें तो अनिल जी कुछ हुआ ही नहीं है। कोई भी स्टॉक्स अगर 2, 4, 5 को मैं इधर उधर छोड़ दूं, और कल और आज मैं एक HDFC बैंक को छोड़ दूं, या बीच बीच में कोई एक्सपर्ट आया हो, कोई भी स्टॉक अनिल जी कहीं से कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इधर समथिंग इज फिशिंग अनिल जी, चाहे वो र्यूमर मिल कह लो या कुछ भी कह लो, बट ऐसा नहीं अनिल जी। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि बाजार, स्क्रीन सबसे बड़ा भगवान है, जो भाव भगवान है, स्क्रीन आपको सबसे ज्यादा कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें हम ऐसा नहीं है कि अनिल जी वो कहती है और हम ही सुन लेते हैं और कभी गलत नहीं जाते, वो जा सकते हैं। तो हम जो अनिल जी अपने स्प्रेड्स बना रहे हैं या रेशियो स्प्रेड में काम करते हैं, जो ऑप्शंस का थीटा स्कैल्पिंग चल रही है, मुझे लगता है फोकस वही रखना चाहिए। और पिछले दिनों में अनिल जी यही मार्केट अगर कहीं ना जाए और स्प्रेड्स 1:2 रेशियो वाले चले तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। और आज भी अनिल जी एक निफ्टी का मेरा स्प्रेड है, बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन अनिल जी वो प्योरली HDFC बैंक के दम पे है, और मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती। सो अनिल जी मैं अभी भी बोलूंगा एक्सट्रीमली कॉशियस व्यू रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनिल जी देखिए बजट के होप में लॉन्ग है, और वो लॉन्ग गलत नहीं है कोई, अगर मैं कोई बोलूं कि बजट पे होप ना रखें या ऑप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उस ऑप्टिमिज्म का रिजल्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव या कंड्यूसिव नहीं है, विच इज गिविंग मी एक्सट्रीमली डिस्कंफर्टिंग सिग्नल्स। तो मैं उन सिग्नल्स पे अनिल जी बिल्कुल ध्यान दूंगा, और एज ए डिसिप्लिन बिल्कुल लाइट रहना चाहूंगा, लॉन्ग पोजीशंस को कंट्रोल में रखना चाहूंगा, क्योंकि लॉन्ग एक नॉर्मल और नेचुरल ट्रेड है, बट आई विल बी वेरी कॉशियस अनिल जी। सावधानी रखें, ये ज्यादा बढ़िया है, और कहीं कोई बड़ा मुंह आने की संभावना बन नहीं रही। ऐसा बोरिंग मार्केट देखो,
आशु जी में हमारे में यही फर्क है। हम जिसको टाइम पास मार्केट बोलते हैं, आशु जी बोरिंग बोलते हैं। आशु जी तो हमारे थोड़े एग्रेसिव हैं, खरी सुना देते हैं मार्केट को भी है ना, बोरिंग है। आशु जी कोई स्प्रेड देना चाहेंगे कि देने का मतलब नहीं इस तरह के मार्केट में? नहीं बिल्कुल अनिल जी, इसी मार्केट में तो मैंने भी आपको बोला अपनी कमेंट्री में कि स्प्रेड इज दी बेस्ट चीज, क्योंकि मार्केट कहीं तंगी नहीं कर रही है। और अनिल जी आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है अनिल जी, मतलब ये डीलिंग रूम नॉर्मली दिल्ली या बॉम्बे में आपको देखने को मिलेगा, पर मैं यूपी के बहुत छोटे से टाउन में हूँ, शाहजहांपुर में। अच्छा। और शाहजहांपुर में भी अनिल जी देखिए ऊपर जी बिजनेस चलता है और नीचे इस तरह की स्क्रीन लगी हुई है। तो अनिल जी इतना पेनिट्रेशन हो गया मार्केट का, एंड थैंक्स टू यू। और छोटे छोटे शहरों में अनिल जी जब मैं देखता हूँ कि इतना प्यार मिलता है और जी बिजनेस का ऑल क्रेडिट गोज टू यू अनिल जी। ऑल नहीं, ओके अनिल जी 75% क्रेडिट गोज टू यू, जो आपने इतना ज्यादा हमें स्प्रेड किया और 25% शायद जो हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से। तो अनिल जी पूरा नहीं दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं ये भी आपने ज्यादा दे दिया आशु जी ऑनेस्टली। मतलब मैं 25 वाले में भी नहीं आता हूँ, क्योंकि सब लोग हैं जो मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सब पैनल पे एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारी पूरी टीम है, और पर्दे के पीछे भी और पर्दे पर भी जो सब मिलके कर रहे हैं, ये तो टीम एफर्ट है। नहीं तो खाली अकेला आदमी बैठ जाए तो क्या कर लेगा, शो कितना कर लेगा। तो इसलिए बिल्कुल तो मजा तो तभी है जब साथ साथ में कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। वैसे मैं कह रहा हूँ सर, अगर आशु सर को मार्केट बोरिंग लग रहा है तो उन्हें कमोडिटी मार्केट थोड़ा दिखा दें। हाँ बिल्कुल दिखाइए। सोना ऑल टाइम हाई पर है। जब आशु सर बात कर रहे थे नए रिकॉर्ड बनाए 56,850, अब वाओ नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। गोल्ड में तेजी है। इस हफ्ते की शुरुआत से रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ था सर, और वहां से देख लीजिए जो नए रिकॉर्ड है, पिछले रिकॉर्ड से नए रिकॉर्ड ने करीब 800 रुपए की डिस्टेंस भी क्रॉस किया। तो अब 850 नए रिकॉर्ड गोल्ड पर आपके लिए दर्ज हो रहा है, 56,850 जो आज आ गया। तो ये है आपके लिए सोने पर नया रिकॉर्ड। अच्छा डॉलर में थोड़ा नीचे है हमारे यहाँ पर, हमारे तो लाल क्यों दिख रहा है रिकॉर्ड बना? डॉलर में आज थोड़ा सुस्त है। रिकॉर्ड 9 महीने की ऊंचाई चाहिए ना। हाँ वही मैं सोचा था। आई थिंक डॉलर में 2200 के आसपास कुछ आता है, 2150 2200 कुछ लेवल आता है। अच्छा तब बनेगा रिकॉर्ड। ओके, बट आपको रुपये भी फैक्टर करना है ना, अभी ये लंबे समय बाद ये रिकॉर्ड बन रहा है। करेक्ट, रुपया कमजोर हो गया ना उस पीरियड में रुपया, जैसे हमारे प्राइसेस। आशु जी का बिगुल चाहिए, बिना बिगुल के देंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिगुल तैयार है। स्विंग के सुल्तान आशु मैदान। बताएं आशु जी। अनिल जी देखिए, अब ये टाइम ऐसा है कि बजट से पहले और बजट में मुझे लगता है कि हमारे हाथ में जरूर इंश्योरेंस रहनी चाहिए। जिस तरह से स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिल रहा, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। सो अनिल जी मेरी एक स्ट्रैटेजी तो है, मतलब स्ट्रैटेजी तो इसी हफ्ते की अनिल जी 18,000 की पुट लेनी है, जो यहाँ से 50-70 पॉइंट नीचे चल रहा है, और 17,800 की 2 पुट बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 27-28 रुपए में। तो पहले तो अनिल जी मैं इस हफ्ते के लिए जो भी अगर मेरी लॉन्ग पोजीशंस हैं या कुछ है, उसके लिए ये 27-28 रुपए का ये स्प्रेड अनिल जी जरूर बनाना चाहिए, कि शायद फिर 17,800 की तरफ झटका ना लग जाए। ये स्प्रेड कॉस्ट क्या है अनिल जी? 17,800। ऊपर चला जाएगा तो अनिल जी मेरा 27-28 रुपए से ज्यादा कुछ लॉस नहीं हो सकता, एंड आई विल हैव एनफ अपॉर्चुनिटी कि हम बाकी जगह पैसे बना सकते हैं। और अगर नीचे कहां तक सेफ है अनिल जी? 17,600 तक। ये 17,600 तक अनिल जी ये इस थर्सडे की एक्सपायरी तक है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सेफ जोन है, क्योंकि 750-800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे ले रहा है। ऑन द सेम टाइम अनिल जी मैं थोड़ा सा आई एम वर्किंग कि जो 2 फरवरी की एक्सपायरी है अनिल जी, उसकी भी मैं भी देख रहा था, सुबह 18,000 की पुट 125-30 के अराउंड मिल रही थी। थोड़ा सा अर्ली होगा, और अनिल जी मैं उसमें भी शेयर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अनिल जी मैं थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा हूं कि मुझे वो पुट लेनी है, कि लेकिन अगर अनिल जी 4 दिन से जैसे डाउ गिर रहा है 400, 500, 300 पॉइंट और 1500 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है, वो अनिल जी हर सबके बाद होता है कि एक बाउंस बैक आता है वो 400-500 पॉइंट का, तो शायद बाउंस बैक आ जाए या हम गैप अप खुल जाए, एंड नॉट नेसेसरली गैप अप खुल के हमें गैप अप मिले भी, बट अनिल जी उस चीज को ध्यान में तो रखना चाहिए। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जिस दिन मतलब वो लॉ ऑफ एवरेजेस से कि रोज तो डाउन ही घट सकता कि एक बाउंस बैक आए, और यहां पे भी हमारे को बाउंस बैक मिले, उसमें अनिल जी मैं 2 फरवरी की 18,000 पुट लेके भी कोई स्प्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे भी अनिल जी वो स्प्रेड दे नहीं रहा हूं, क्योंकि सिग्नल शेयर कर रहा हूं कि अभी तो मैंने इस हफ्ते का दिया, बट आई एम वर्किंग ऑन नेक्स्ट वीक पुट ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल जी मुझे बजट को लेके कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस जरूर हाथ में रखनी चाहिए। कि ये है आपके लिए पुट खरीद, लेकिन 2 फरवरी की तो इस एक्सपायरी के बाद ही बनाएंगे, पहले ही बना लेंगे सर? पहले भी बना सकते हैं अनिल जी। मैंने आपको बोला मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं कि एक बार डाउ में थोड़ा किसी दिन रिवर्सल आ जाए और हम भी थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाएगी अनिल जी। जितने अच्छे प्राइस में मिले, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है।
ऊपर तक तो ठीक है आशु जी, ज्यादा ऊपर हो गए तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा 18,300 के ऊपर। ये ध्यान रखना, क्योंकि आज कल से वो किसने देखा, एक बार जरा सारे एक्सपर्ट को लाइए स्क्रीन पर, वो मीम्स किसने देखे जिसमें दो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, एक 17,800 से किक मार रहा है निफ्टी को और दूसरा 18,250 से, किसने देखा है वो? हिमांशु जी ने देखा है, ओके, कुणाल जी ने भी देखा है, आशीष सर तो हाँ बोली है, बंसल जी ने, सबने देखा है, मतलब ब्रॉडली। वो अगले साहब हमारे सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। हाँ जी बंसल जी। अनिल जी नहीं अनिल जी, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ बट मैंने नहीं देखा। बट अनिल जी जो मैंने देखा है वो आप लोगों ने नहीं देखा। अनिल जी आपके इस टाइम पास मार्केट में और आशु जी की इस बोरिंग मार्केट में मुझे अनिल जी दीप की रेड टी शर्ट दिख रही है, और उस रेड टी शर्ट को देख के मैं और कुणाल जी वीकेंड का मूड बना रहे हैं, और आपकी टी शर्ट का कलर देख के मैं और कुणाल जी अनिल जी फ्राइडे का मूड बना रहे हैं। अनिल जी मुझे तो आपकी टी शर्ट रेड लग रही वैसा हम लोगों का क्या होगा, हमारा कलर सेंस ही गजब है। जी आशीष सर। अनिल जी मैं तो ये राकेश जी ने मीम्स तो नहीं देखे, लेकिन जिस तरह से रील्स और आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम के बाद ये मीम्स यही बना रहे होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, मीम के एक्टर होंगे ये तो। चलिए बढ़िया है। ओके, तो ये है अभी तक का आपके लिए एक्शन स्प्रेड बनाने की राय पुट की आशीष सर की आती थी। एचयूएल ने कल जारी किए हैं नतीजे, लेकिन नतीजों के साथ ही एक और बड़ा ऐलान भी किया है रॉयल्टी के भुगतान का। नूपुर हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, हेडलाइन तो रॉयल्टी नहीं बनाई है एचयूएल के लिए। नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, अनुमान से मार्जिन में दबाव था एज एक्सपेक्टेड, लेकिन रॉयल्टी में जो बढ़ोतरी की गई उसके चलते आज स्टॉक में दबाव है। जो 10 साल के बाद इसे रिवाइज किया गया 2.65% से बढ़ाकर इसे 3.45% कर दिया गया। करीबन 80 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। आने वाले 5 साल के लिए बदलाव किया गया, तो सवाल यही है कि आगे चल के 5 साल बाद कितना इसमें बढ़ के आएगा, ये भी एक कंसर्न यहाँ पे उठ के आया था। और जो दरें ये 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। इम्पैक्ट इसका अभी यही अनुमान लग रहा है कि ईपीएस पे आने वाले कुछ समय में करीबन 2 से 3% का ईपीएस इम्पैक्ट हो सकता है। अगर दूसरे एफएमसीजी प्लेयर्स के साथ कंपेयर करें एचयूएल की रॉयल्टी को, तो नेस्ले, कोलगेट या पीएनजी इंडिया ये करीबन 4.5 से 5% की रॉयल्टी देते हैं, क्योंकि 5% तक एक लिमिट होती है जहां पे आपको एडिशनल अप्रूवल्स नहीं लगते। तो ये एक यहाँ उससे तो हालांकि कम ही एचयूएल की रॉयल्टी है, लेकिन मारुति से भी कंपेयर करें तो वो भी 3.5-3.6% के आसपास की देते हैं। तो ये 80 बेसिस पॉइंट का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर इसको रेवेन्यू के कंपेरिजन में देखें तो 500 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जाएगा यूनिलीवर को, लेकिन जिस हिसाब से आज मार्केट कैप लूज हुआ है तो एक ये सेंस यहाँ से क्लियर नहीं निकल के आया और काफी सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं। तो ये है कारण जिसकी वजह से आपके लिए है कमजोरी एचयूएल में अच्छे नतीजे के बावजूद। मारुति देता है और अब तो वेदांता भी देना चाहता है, 2% लेना चाहता है। हाँ मतलब वेदांता भी लेना चाहता है, हिंदुस्तान जिंक देना चाहता है, वेदांता लेना चाहता है। वाह आइडिया, बिजनेस अच्छा है रॉयल्टी वाला ना, है ना, कुछ सोचा जाए, कुछ करना चाहिए। हाँ ओके, आइए करते कुछ चार्ट्स पे राय लेते हैं। आप कुछ और सोचे थे? मैं तो चार्ट्स पे राय लेने की सोच रहा था। आइए सुमित जी चार्ट देखिए, बताइए एचयूएल। अनिल जी देखिए अभी तो गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बनेगा वो करीब 2500-2510 के आसपास का बनेगा। ये लेवल नीचे में टूटेंगे तब इसमें और गिरावट आएगी, नहीं तो ये 2500 के आसपास का सपोर्ट होल्ड करेगा और अच्छी तेजी वापस से ऊपर में बनेगी जब 2575-2580 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा। 2575-2580 के बाद वापस से बाय बनेगा और नीचे में 2500 के पास आने के 2500 के आसपास आएगा तब बाय बनेगा। फिलहाल आइए 1-2 दिन इसके अंदर वेट एंड वॉच करें। ओके, तो यह है आपके लिए एचयूएल जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप देखिए एक वीक काउंटर है रडार पर जो आया है और उसमें बिकवाली करनी है। स्टॉक का नाम है इंडस टावर, जो कि एक वीकली चार्ट पर अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है 175 रुपए के नीचे। वीकली चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर टॉप का ब्रेकडाउन हो रहा है और अगर आज ये 175 रुपए के नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अगर बाजार में करेक्शन आती है तो ये एक स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए जिसमें बिकवाली यानी कि शॉर्ट पोजीशंस बनाकर आपको चलना है। करंट लेवल्स फ्यूचर के लगभग 171 रुपए के आसपास के हैं। 171 172 पर शॉर्ट करें, 175 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं,
165 162 के बहुत नियर टर्म टारगेट है, लेकिन पोजिशनली मेरा ऐसा मानना है अगर 175 रुपए के नीचे आज ये स्टॉक बंद होता है तो आने वाले दिनों में 150 145 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो इंडस टावर है ये स्टॉक जहां पर आपको रखनी नजर 165 और 162 ये दो टारगेट आप लेकर चलें नीचे की तरफ, लगाएं स्टॉप लॉस आपके लिए 175 का ये होगा आपके लिए बेहतरीन जिस पर रखनी है आपको नजर। ये है आपका पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त होता हुआ। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर राय ली जाए। कोफोर्ज, जरा इसके चार्ट पर एक बार राय ली जाए कुणाल जी से। टॉप गेनर है आज लगभग 4.25% मजबूत है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर 4,250 के आसपास का हाई बनाकर वहां से 125 रुपए घटा भी है। अब इन लेवल पर नीचे से देखेंगे तो आपको अभी भी अच्छा खासा 250 रुपए बढ़ा हुआ दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो 130-140 रुपए घटा हुआ दिखेगा। ऐसे में कुणाल जी करना क्या है, लेना है या देना है? अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट तो बिल्कुल कायम है, बावजूद इसके कि ऊपरी स्तरों से स्टॉक नीचे फिसला है, लेकिन ये बात भी सही है कि 4300 के आसपास अब स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है और 4300 पार होगा तभी आपको तेजी की नई खेप देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहे, फिलहाल एक स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस 4080 पर रखना चाहिए 4080 के आसपास, और अगर उछाल मिलता है 4300 के करीब स्टॉक जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बांध लेने में भी हर्ज नहीं। ओके, तो 4300 के आसपास पहुंचे तो प्रॉफिट बुक भी कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए इस बीच एक स्टॉक है जहां पर बड़ी कमजोरी होती दिखी, पीवीआर। एक बार बंसल जी से चार्ट पर राय ली जाए। मजबूत खुलने के बाद नतीजे भी ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद धुलाई जो हुई बड़ी तगड़ी वाली हुई है। वो एक टिकट का भाव निकल रहा है ना उसमें। कैसे बंसल जी नहीं जा रहे तो 99 रुपीज नीचे जाना, अभी तो 69 ही हुआ है। हाँ, और थोड़ा उसको जाना है। बंसल जी का इम्पैक्ट है। हाँ, बंसल जी चार्ट पर इम्पैक्ट बताइए आप तो। ऑडियो म्यूट है। बंसल जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, गलती से मेरा भी अनिल जी आज म्यूट हो गया था। अच्छा, क्यों, ऐसी गलती कैसे हुई? अपोलॉजीज अनिल जी, वैसे नॉर्मली मैं म्यूट करता नहीं हूँ। नहीं वो गलती अनिल जी, अब गलती तो गलती है अनिल जी, अब इसके लिए मैं आशु जी या कुणाल जी का नाम तो लूंगा नहीं, मैंने खुद नहीं म्यूट करा। नहीं ले सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस तरह ऐसी सिचुएशन में कैसे नाम लेना चाहिए कि ऐसे तो आप बोलोगे इन्होंने दबाया, वो तो कोई मानेंगे नहीं कि म्यूट का बटन तो आप ही के हाथ में है। तो बोले मैं इनके बारे में कुछ कुछ ऐसा सोच रहा था, बोल तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं सोचते सोचते बोल ना दूं और वो सुन ले तो उन्हें अच्छा नहीं लगे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। क्या ये सही है? नहीं अनिल जी, सही तो ये है, जो गलत होता है ना उसमें गलती मान लेनी चाहिए। तो अनिल जी मैंने ही म्यूट करा। अनिल जी देखिए, नीचे में 1550 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, और अनिल जी मेरी गुजारिश है आपसे, 99 रुपीज की टिकट है तो आपकी जो रिसर्च टीम है ना उनको बोले अनिल जी पीवीआर के अलग अलग मतलब कि हॉल्स में, एक ही लोकेशन पे नहीं, अलग अलग पे जाएं और आपको अनिल जी फीडबैक दे। अनिल जी जो मैंने पाया है ना अनिल जी, पीवीआर की हॉस्पिटैलिटी अनिल जी एकदम फंटास्टिक है अनिल जी। मतलब कि ऐसी हॉस्पिटैलिटी तो 5 स्टार होटल में नहीं मिलती है जैसी हॉस्पिटैलिटी पीवीआर की है। तो जैसी अनिल जी बॉलीवुड का रिवाइवल आएगा, यहाँ पर भी रिवाइवल देखने को मिलेगा। 1550 से एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है बने रहे, होल्ड रखें, और गिरावट में लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेश करें। थोड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है मेरे को कि बंसल जी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देने लगेंगे रिसर्च टीम को ये करो, तुम ये करो, 9 बजे वाला शो ये करेगा, 11 बजे वाला ये करेगा, ये रिसर्च मंगवा लो। हाँ। वैसे बंसल जी और तब इनडायरेक्टली जो लोग एंकर बनना चाहते हैं उससे ज्यादा पावरफुल बंसल जी हो जाएंगे। अच्छा भाई, पीवीआर पर चार राय ली जाए एक बार जरा हमारे आशु साहब से बताएं। अनिल जी दो चीजें, एक तो जो आपने म्यूट वाली बात की, इसलिए मेरा कभी म्यूट नहीं होता। हाँ। मेरे मन में जो आ रहा होता है मैं बोल ही देता हूँ, म्यूट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ तो हम वही तो चाहते, कभी तो किया करो, कभी तो करो। नहीं अनिल जी, वो फिर अपॉलॉजीज कहनी पड़ेगी राकेश जी की तरह, नो अपॉलॉजीज। और अनिल जी पीवीआर पे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी। मेरा अनिल जी वो व्यू है कि डेफिनेटली ये जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है अनिल जी, ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है।
जो वैल्यूएशन पीवीआर को मिल रही है उस तरह का अनिल जी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और ये ओटीटी चैनल जिस तरह से अनिल जी कंटेंट बेटर होता जा रहा है और जो कंफर्ट में आप देख सकते हैं, आई थिंक वो एक होता है ना सर, जब कोविड के बाद वो एक एग्जॉशन हुई थी सबको, उसके बाद जैसे पेंटअप डिमांड देखी तो हमने वो पेंटअप डिमांड बाकी जगह भी देखी, बट हॉस्पिटैलिटी और ये जो मूवी गोइंग है अनिल जी, इसमें फर्क है। हॉस्पिटैलिटी 2 घंटे का रॉन्डेवू है या 1 घंटे का है या एक हॉलीडे है, अनिल जी ये टोटल पैकेज 5 घंटे का, और जिस तरह का एक्सपेंस हो रहा है मुझे लगता है कि डे बाय डे ये एक अनिल जी एक चैलेंज रहेगा। तो मैं पीवीआर पे अनिल जी बहुत दंगो नहीं हूं, 200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरे लिए स्टॉक मुझे वो लेना चाहिए अनिल जी, मैं 1800 पे तब लूंगा। अनिल जी देखिए हम स्टॉक क्यों लेते हैं कि डबल हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, 50% बढ़ेगा, वो भले अलग बात है हम 10-5% ऊपर बेच दें, लेकिन मुझे ऐसा कोई 25% भी ऊपर नहीं लगता, तो मैं स्टॉक पे अनिल जी दंगो नहीं हूं ओवरऑल बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट। अपने लॉजिक तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं सर, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। आइए हेरिटेज फूड के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आय 667 करोड़ से 786 करोड़ तक पहुंची है। आय में अच्छी बढ़त आपको इस वक्त नजर आएगी हेरिटेज फूड के, और बाकी मुनाफे का आंकड़ा भी आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। 21 करोड़ से घटकर 14 करोड़ के आसपास है, तो मुनाफा घटा है और मार्जिन भी घटे हैं 6% से घटकर 4%। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर थोड़े कमजोर हैं, आय ठीक आती हुई दिखी है, वहाँ पर कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सेठी साहब भी, उनसे लेंगे सदा उनकी कुछ बेहतरीन शॉर्ट टर्म पे। उससे पहले जुबिलेंट फूड, इसकी बड़ी विस्तार योजना है, क्या है कंपनी के प्लान, अपडेट लिया जाए। नूपुर हमारे साथ है, नूपुर बताइए। सर काफ़ी विस्तार करने वाली है कंपनी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं जो मतलब एक तो ये कि बहुत सारे आउटलेट्स जो ये खोलना, और एक दूसरे से विस्तार मेनू का ऑलरेडी कर दिया है, इसमें ज़्यादा है। हाँ, पहले बार दूसरे क्योंकि हमारे घर के आसपास तो है, तो और विस्तार में हमारा इंटरेस्ट नहीं। मेनू में क्या क्या नया आने वाला वो बताइए। सर मेन्यू में ऑलरेडी चेंजेस किए हैं, वो इटालियन वर्जन लेके आए हैं जहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल और सबका पैकेजिंग आता है, वो आप पोर करके पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ की बंडल आती है, उसे कट करके चीज़ स्प्रेड होगा। और स्टोर्स भी विस्तार करने वाली है कंपनी। ये सब आपने चैनल चेक करने के बाद। सर एक और चीज़ है, अब वो फ्री में जो मिलता था ना ऑरिगेनो, वो नहीं मिलता। वो फ्री नहीं है। इटालियन नमक मिर्च बोलते हैं उसको। हाँ, इटालियन नमक मिर्च, करेक्ट। वो फ्री में नहीं तो वो अब जो सैशे आते थे घर पे, इतने सारे हम लेते थे इकट्ठे करके, संभालने का झंझट, फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। हाँ, उसके लिए चार्जेस लगते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि काफी ये तो लो कॉस्ट एयरलाइन जैसा मामला होता है। बाद में फिर डब्बे का भी चार्ज, डब्बे का भी, हाथ में ले जाओ पिज्जा, ये पानी के भी चार्ज लेने लग जाए सर। अच्छा बताइए और डिटेल्स क्या है। बिल्कुल सर, कंपनी ने मेन्यू में तो ऑलरेडी रिवैम्प कर दिया था, अब स्टोर्स भी बढ़ाने वाली है। करीबन 12 से 18 महीनों में 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी, ऐसा उन्होंने बताया है। और डोमिनोज और पॉपिस दोनों के एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने रखे, इसमें 500 से 600 करोड़ स्टोर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाली है, और 300 करोड़ जो बचा होगा वो कमिश्नरी में जाने वाला है। स्टोर एडिशन की बात करें तो सबसे पहले डोमिनोज, जहाँ पे करीबन 371 सिटीज़ में ये प्रेजेंस है इसकी, और 1700 के स्टोर्स हैं, तो वो 12 से 18 महीने में वहाँ पे 250 नए स्टोर्स कंपनी जोड़ेगी, और 3000 नए डोमिनोज, ये जो टोटल लेवल लेके जाना है उन्हें 3000 तक लेके जाना है। पॉपिस की बात करें तो 40 से 50 स्टोर्स डालने का इनका प्लान है इंडिया में, और काफ़ी अभी जो पॉपिस में जो टर्नओवर नहीं हुआ, जो ब्रेक इवन नहीं आता है कंपनी का, वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि वो पॉजिटिव होते दिखेंगे, और एक साल में 12 कम से कम नए स्टोर्स डालने वाले। तो मेन्यू रिवैम हो चुका है, जो कॉस्ट कंसर्न है, जो मार्जिन के कंसर्न है, उसके चलते प्राइसिंग भी रिवैम हो चुकी है। अब स्टोर एक्सपेंशन का प्लान भी कंपनी ने सामने रख दिया है। तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड, और बढ़िया एक्शन भी काउंटर पर दिख रहा है। सुबह से ही इस पर एक मूव बनी हुई है, अब थोड़ा ऊपर से नीचे फिसला है, बट फिर भी ½ % ऊपर ही बना हुआ है। इस पर रखिए नजर। स्टोर एक्सपैंड कर रहे हैं, मेन्यू तो ऑलरेडी एक्सपैंड कर ही चुका है। आइए 2:30 बज चुके हैं और सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, बताएं क्या है इरादा, मार्केट थोड़ा ठंडे मूड में। अच्छा हाँ, बाय द वे आपका सियाराम सिल्क मिल तो कमाल कर रहा है सर। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, परसों सियाराम सिल्क मिल रेकमेंड किया था 540 के लेवल पे, आज 7% ऊपर है, 575 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरे टारगेट थे 565 के, वो आज अचीव हो गए,
और अनिल जी, बाजार में निफ्टी के लेवल्स पे जहां एक और वीकनेस है, कैश मार्केट के कई सारे स्टॉक्स हैं। ये सियाराम सिल्क मिल्स तो एक है, और पिछले कुछ 4-5 दिनों में मैंने केम्प्लस सनमार भी रिकमेंड किया हुआ है, फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सब में आज बहुत अच्छी तेजी हो रही है अनिल। फिर बताएं सर, अब आज की क्या तैयारी है? स्टॉक है कैश मार्केट के, जो पहला स्टॉक है अनिल जी, एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर, TNPL के नाम से ट्रेड होता है। 243-244 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पेपर सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और ये एक लीडिंग कंपनी है पेपर और पेपर बोर्ड्स बनाने वाली। कल हमने देखे क्वांटम पेपर्स नाम की एक पेपर कंपनी के नतीजे तोड़फोड़ नतीजे थे। मुझे लगता है उसको देखते हुए इस तिमाही में जो पेपर कंपनीज है उनके नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। इन्होंने प्राइस हाइक्स ली है पूरे पिछले क्वार्टर में, हर एक महीने में कुछ प्राइस हाइक्स करी है, तो उसका फायदा देखने को मिलेगा। और ये कंपनी तो सीमेंट भी बनाती है, सीमेंट की कुछ 3,30,000 टन के करीब की कैपेसिटी है जो ये वेस्ट और फ्लाई ऐश से बनाती है। फिर पावर भी है इनके पास, 140 मेगावाट का कैप्टिव पावर है। बाकी एक इनकी नई पल्प मिल भी कमीशन हुई है, तो उससे इनके मार्जिन्स में और सुधार देखने को मिलेगा। सितंबर तिमाही वैसे ही बहुत अच्छी थी, 111 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर में 4 करोड़ का पैट था। और ये कंपनी तमिलनाडु गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी अराउंड 35.32%। उसके अलावा FIIs DIIs भी 26% ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, ICICI है, आदित्य बिरला सन लाइफ, LIC वगैरह है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, अराउंड 1 टाइम्स बुक ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 260 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 237 का स्टॉप लॉस रखना है। 237 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट, खरीदारी करने की राय TNPL में तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। ये है वो शेयर पहला जो सेठी साहब की पसंद का है। पेपर स्टॉक्स पर सेठी साहब लगातार पॉजिटिव हैं ही। बताएं सर, आज की आपकी दूसरी पिक। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, जो अभी 2700 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे सी वाटर डिसैलिनेशन, फिर वाटर की रिसाइकलिंग करना, ये सब काम करती है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स का भी अच्छा खासा कारोबार है। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाती है वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, जिसके लिए ये होटल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको कैटर करती है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है रिलायंस, L&T, फिर जितने बड़े होटल ग्रुप्स है, ताज ग्रुप है, ओबरॉय है, लीला, हयात, फिर इवन यूनिलीवर, इन सबको कैटर करती है। 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 3 इंडिया में है और एक बांग्लादेश में, एक UAE, एक बहरीन और एक इंडोनेशिया। रेवेन्यूज का 29% एक्सपोर्ट से आता है। फिर जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है उसकी एक जबरदस्त 3000 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है और 8000 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में है। बाकी कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही अच्छी थी, 38 करोड़ का पैट आया, पिछले साल 26 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है, 24.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है 0.07 का। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त है 57%। और FIIs DIIs भी बुलिश है, 12.25% स्टेक ओन करते हैं। इसमें आपके सुनील सिंघानिया जी का एबेकस फंड भी है, अराउंड 3.24%। फिर बाजार के एक और दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल जी भी 1.91% ओन करते हैं। फिर फंड्स में निपॉन है, फ्रैंकलिन है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा लगता है और आमतौर पे बजट के पहले भी इसमें हलचल रहती है, बिकॉज सरकार का बजट में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का रहता ही है। तो ये कंपनी और दूसरी एक वाटेक वबाक जो मेरी कई बार रिकमेंडेड स्टॉक है, दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है और शॉर्ट टर्म टारगेट है 2775 का, 2660 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए 2 कैश कॉल्स, TN न्यूज प्रिंट और ION एक्सचेंज, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस काउंटर पर मूव आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये 2 बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए फिर लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, 1/4% ऊपर आपको दिखेंगे। वैसे 3 दिन हमने देखा है डाउ फिसला है, 2 दिन नैस्डैक फिसला है, 3 दिन में 1300 पॉइंट गए। देखते हैं आज बाउंस बैक आता है कि नहीं। एशिया के बाजार सारे पॉजिटिव थे। हांगकांग ऑलमोस्ट 2% ऊपर था, चाइना भी एक हफ्ते की छुट्टी से पहले आपको करीब 0.5% ऊपर बंद होते दिखा है। निफ्टी 18,000 के करीब स्लिप होते हुए दिख रहा है, 0.5% का कट है। बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है सर, और यूरोप में 0.5% का रिबाउंड है, हालांकि कल 2% गिरा था यूरोप। बताएं सर क्या करना है। 2 चीजें हैं दीप। पहली चीज तो ये कि 18,000 के नीचे बंद होने की संभावनाएं कम है, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। आप सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं
17,950, 18,025, 18,050 की सपोर्ट रेंज है, इसमें आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी चीज नहीं है, वो भी बतानी जरूरी है, 18,100 के ऊपर भी बंद होने की चांस नहीं के बराबर है। अच्छा, वो छोटी रेंज हो गई अब और 18,100 की नहीं, नीचे आपको सरप्राइज दे सकता है लेकिन ऊपर नहीं देगा। उसका कारण है 18,100 के पुट पर 1,28,00,000 शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 के कॉल पर 1,40,00,000 शेयर है, यानी 1,30,00,000, 1,40,00,000, लगभग बराबरी का मामला है, करेक्ट। और वो दोनों ही 18,100 पर है। बहुत आज जो है ना एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग बना है, जो समझिएगा, बहुत कम बार ऐसा होता है जी, और वो भी मंथली एक्सपायरी के वक्त, आशीष सर भी गौरव फरमाएंगे इस पे, जहां पर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में दिखे, और वो है 18,100। 18,100 का पुट 1,30,00,000, 18,100 का कॉल 1,40,00,000। तो आप बोले कम होता है? कम होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज और है जो इससे भी ज्यादा कम होती है, और वो ये कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऐसे लेवल पे हो जो है 42,500, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर भी दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस 42,500 पर, इधर 18,100 पर है, इधर 42,500 पर। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या दी जी सर, 18,100 के लेवल से निफ्टी लगातार नीचे है, बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल से लगातार ऊपर, यानी कि बैंक निफ्टी कह रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे नहीं आना चाहता, निफ्टी कह रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। समझ गया, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। सो 18,100 के ऊपर क्लोजिंग देना आज बड़ा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। नीचे कितना जा सकते हैं? 18,050, सॉरी 17,950, 18,025 के आसपास जा सकते हैं, वहां पर आने, ये हल्की फुल्की खरीदारी की रेंज में आ रहा है। 3 बजे तक आप 18,000 को होल्ड कर पाते तो ठीक, अगर आज 3 बजे के पहले 18,000 आप तोड़ देते हैं तो आप आराम से 17,950, 17,925 तक आराम से आज ही फिसल सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर वो जगह खुल जाएगी। रिकवरी आई 18,000 के आसपास से जिसकी संभावना है पूरी, तो आप 18,075-100 तक आएंगे, 18,100 को पार नहीं कर पाएंगे, और वो भी तब जब बैंक निफ्टी आपको है ना 42,700 पहुंचाए तो आपसे 18,100 होगा, और वहां पे आपको हल्का करना है। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी, 42,500 मेक और ब्रेक लेवल है, 42,500 के पुट पर है 49 लाख शेयर, और कॉल्स में भी हाईएस्ट है लेकिन सिर्फ 29 लाख शेयर है, यानी कि कॉल राइटर्स काफी कम है, पुट राइटिंग काफी होकर रखी है। तो 3 बजे तक आपको 42,500 नहीं तोड़ना है, ये ध्यान में रखिए। अगर 42,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आप 42,375 और 42,300 तक आज ही आ सकते हैं। 125 से 200 पॉइंट की जगह खुल जाएगी। 42,500 के ऊपर बने रहते हैं तो यहाँ पर आपका 42,625, 42,725 की जगह खुलती है, वहाँ तक आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए दोनों ही के लेवल इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है 18,000 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। गॉट इट सर, बहुत मिक्स डेटा है एकदम। और हाँ, जो मैं आशीष सर से बात कर रहा था, एक बार जरा पूछूं तो आशीष सर, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो? अनिल जी कम होता है, लेकिन अक्सर ये इवेंट से पहले हो जाता है। और आज अनिल जी एक और चीज मैंने नोटिस की है कि बीइंग फ्राइडे इतना वॉल्यूम नहीं होता जितना आज हुआ है। तो आई थिंक वो भी अनिल जी मतलब एक, जैसे मैं बता रहा था, ये तूफान से पहले की शांति है। और अनिल जी वाइल वी वर टॉकिंग, अभी लास्ट आधे घंटे में हमने देखा 30-40 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आई। और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि निफ्टी एक सपोर्ट से ऊपर, मतलब उसके ऊपर जाने को तैयार नहीं और वो नीचे आने को तैयार नहीं। एग्जैक्टली इसी वजह से अनिल जी हमने एक लॉट बैंक निफ्टी, मतलब सेम क्वांटिटी बैंक निफ्टी बाय और निफ्टी सेल का पेयर ट्रेड भी दिया अगर किसी को बनाना हो, क्योंकि बैंक निफ्टी को तो HDFC बैंक या कोई बैंक संभाल लेगा, या आज जो संभाल रहा है मुझे लगता है कि फिनोमिना और रह सकता है। और अनिल जी एक और चीज मैं बताता हूं, मतलब अगेन बहुत बोरिंग ट्रेड था HDFC बैंक का। बिगनिंग ऑफ द जनवरी सीरीज 1601 कॉल और 1702 बेचनी थी अनिल जी। वो स्प्रेड 31 का था, आज 62 हो गया, डबल हो गया। अनिल जी देखिए स्प्रेड्स में ना एक और चीज मैंने भी लर्न की है कि स्प्रेड जब स्टार्ट होते हैं ना तो वो टेस्ट मैच की तरह होते हैं, बोरिंग होते हैं। उसके बाद वो जब वो क्लोजिंग से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, वो वनडे इंटरनेशनल बन जाते हैं और लास्ट में बिल्कुल T20 का रूप ले लेते हैं। तो अनिल जी T20 जो गेम है ना, लास्ट में एक ओवर में पलट जाती है। तो इसलिए अनिल जी धीरे धीरे जो स्प्रेड समझेगा उसको समझ आएगी कि लास्ट डे और लास्ट घंटे में कैसे गेम पलटती है और प्रॉफिट आता है। तो अनिल जी ये स्प्रेड मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में बनाया था, हम एक्सपायरी के बिल्कुल पास आ गए, बिल्कुल बोरिंग था। 2 दिन के अंदर अनिल जी गेम पलट गई और वो मतलब जो स्प्रेड है डबल हो गया HDFC बैंक का। तो ऐसे ही अनिल जी इसलिए हम स्टॉक्स में रहते हैं, क्योंकि अनिल जी डैमेज जो है वो लीस्ट होना चाहिए। अपने को कोई भी ट्रेड करना चाहिए अनिल जी, रिस्क मैनेजमेंट ऐसी इनबिल्ट होनी चाहिए। और आपको पता है अनिल जी बहुत ऊपर का तो मुझे कोई ऐसी टेंशन होती नहीं है, डर नीचे का होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था। तो अनिल जी
कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये एक चीज नोटिस करना अनिल जी, रिसर्च करना, फ्राइडे को अक्सर इतने वॉल्यूम्स नहीं होते कॉल पुट के अंदर जो सेम स्ट्राइक के ओपन इंटरेस्ट की बोल रहे हो। तो अनिल जी वो सिग्नल है, मैंने निफ्टी में अनिल जी मंदी का रीड किया है और मैं जो स्प्रेड बनाया है मैं उसी से चलना चाहूंगा, और एज एन इंश्योरेंस अनिल जी जरूर रखना चाहिए निफ्टी की पुट्स। ओके, इंश्योरेंस आपका पुट से ही होगा, यानी कि अगर तेजी की पोजीशन है तो उसके सामने आपके पास कोई पोजीशन होनी जरूर चाहिए। आपने एक दो चीज बोली थी आशीष ने जिसमें मुझे कमेंट करना था, मैं भूल ही गया। जब तक मैं पहले सेंटेंस को याद करूं तब तक दूसरा आ जाता है, मैंने कहा अच्छा इस पे कमेंट करूंगा, फिर दूसरे पे तीसरा आ जाता है, फिर मैं पहले दूसरे जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं भूल जाता हूँ फिर। आशीष जी, आपकी बातों को याद रखने का कोई तरीका ऐसा आसान सा? अनिल जी मुझे अपने साथ बैठने का मौका दीजिए, ज्यादा याद रहेगा आपको। हाँ, एज गेस्ट आ सकते हैं। आपके लिए एज गेस्ट ठीक है सर, दीप ने हाँ कर दिया, आप आ सकते हैं एज गेस्ट। सारे शो आगे से आप स्टूडियो से करेंगे। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से दोनों ही पुट और कॉल में जो बड़ा एक्शन होता दिख रहा है उस पर आए। टाटा मोटर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड रेजिंग प्लान आ सकते हैं सामने, ऐसा समझा जा रहा है। पहले समझिए क्या आ सकता है, फिर समझाएंगे इसका असर क्या होगा। कुशल बताइए सर। यहाँ पर जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट्स है, इसमें ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही है कुछ कि टाटा मोटर्स लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए रेज करने की योजना बना रहे हैं। इसमें जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चेस कर रहे हैं, और यहाँ पर देखना होगा कि फाइनली किस वैल्यूएशन पर, आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये देखना है कि किस वैल्यूएशन पर ये फंड जुटाते हैं। क्योंकि इसके पहले आपने देखा ही था कि अक्टूबर 2021 में जब इन्होंने टीपीजी राइज क्लाइमेट से करीबन $1 बिलियन जुटाए थे, 7500 करोड़ रुपए उस टाइम के एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो वो था $9.1 बिलियन पर। तो इस बार ये देखना होगा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एनी विच वेज इनका सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट मोर देन 85% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं ये पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो सेल्स हो रही है इनकी लगातार पिछले 1.5-2 सालों से, और जिस तरह से यहाँ पर टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट बड़ा फोकस बन रही है, आगे की इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑटो एक्सपो में भी आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से मार्च 2026 तक 10 नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी में है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि कंपनी बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही कर रही है, और जो पिछले सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड हैं जो सिंस लास्ट फंड रेजिंग, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस यही है कि तो इस बार ये लोग जो पैसा रेस करेंगे, जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर आता है वो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर होगा। बट कितनी वैल्यूएशन होगी ये एक सवाल है। वैल्यूएशन कितना होगा? मैं जो सुन रहा हूँ शायद पिछले बार से 20-30% प्रीमियम वैल्यूएशन पे होगा। ओह, एटलीस्ट होना चाहिए सर। स्टार्टअप्स का तो 2x 3x भी हो जाते हैं। मतलब वही वाला, जितनी बड़ी कंपनी उसको उतना कम वैल्यूएशन दो, है ना, उल्टा काम है। लेकिन पिछला जो फंड रेजिंग प्लान था उससे तो बढ़िया प्रीमियम पर होगा, ये बात है। और यही वजह है कि आप देखिए टाटा मोटर्स घट नहीं रहा, जैसे थोड़ा नीचे आता है वापस से बाइंग आ जाती है। आज भी आप देखिए 405 के आसपास अभी खराब बाजार में भी मजबूती के साथ टिका हुआ है, और उसके टिके रहने की वजह चार्ट्स पर बताएंगे सुमित जी। सुमित जी, चार्ट्स देखिए जरा टाटा मोटर्स के, बताइए अपनी राय। एक साइडवेज मूव, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पिछले 5-7 दिनों से स्टॉक पे थोड़ा सा गिरावट और साइडवेज मूव आया है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बन रहा है वो 400 रुपए 390 रुपए का बनेगा। तो ये दो लेवल्स नीचे में ध्यान में रखे सपोर्ट के तौर पे, और ऊपर में एक बार स्टॉक में जो रेजिस्टेंस लेवल है 415 के आसपास का वो ब्रेक होगा तो टाटा मोटर में फिर 425 से लेकर 430 रुपए तक का मूव मोमेंटम के तौर पे देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, डिप्स में खरीदारी करें खरीदारी टाटा मोटर्स पर। राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए अब मुलाकात की जाए वसीम साहब से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो आपकी तरफ से अपडेट्स और साथ ही आउटलुक भी। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है बिकॉज नेक्स्ट वीक जल्दी एक्सपायरी है, थर्सडे को छुट्टी है, और मुझे लगता है कि दिस इज नॉर्मल। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ग्लोबल इंडेक्सेस में हम लैगार्ड हो गए हैं, और सब चीजें आई थिंक नाउ विल डिपेंड ऑन the budget and but the US Qs are more or less priced in। आप देखिए रुपया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गोल्ड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, डॉलर इज एट अ न्यू वीक लो, न्यू माने 6 मंथ लो। तो आई थिंक दैट दिस इज जस्ट लल बिफोर द स्टॉर्म। बजट में ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि टैक्सेशन पे आएगा, एंड आई थिंक दैट मार्केट्स विल बी अप एंड रनिंग।
तो मैं अभी भी काफी पॉजिटिव हूँ, और काफी नहीं बहुत पॉजिटिव हूँ। अनिल जी आपको बता दूं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, गेल, जुबिलेंट फूड, आपके सब मेरे इंडिगो सब अपने टारगेट हिट हो गए, और सुबह की कॉल भी मैं आपको बताऊंगा, और अब भी आपको 2 और कॉल्स दूंगा मैं। प्लीज तो आप पहले अपडेट्स बता दें सुबह वाले। अनिल जी अशोक लीलैंड आपको दिया था, और जुबिलेंट फूड इज डूइंग, नॉट अशोक लीलैंड सॉरी, आईसीआईसीआई प्रू दिया था, वो मैं कांस्टेंट हूँ। आईसीआईसीआई प्रू नंबर्स वर द बेस्ट इन द इंश्योरेंस प्लेस, तो आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू इज हेडेड टू 500, 463 का स्टॉप लॉस है, बने रहिए। दी अदर स्टॉक इज जुबिलेंट फूड, 540 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस, 495 का, बने रहिए। दैट इज अप इवन टुडे इन अ फॉलिंग मार्केट। अब आपके लिए 2 एडिशनल पिक्स है। आईसीआईसीआई प्रू पे मेरा ओवरवेट है, और अब आपकी 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए, टाटा मोटर तो पैसे जुटा रहा है, लेकिन यहाँ एक कंपनी है जिसको जरूरत ही नहीं है, और वो है अशोक लीलैंड। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अशोक लीलैंड जिस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है इन ईवी, इन हाइड्रोजन, बजट में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी अगर कोई होएगा, इट विल बी देम। ए द ट्रांसपोर्टेशन, डू द इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 द डिफेंस, 4 द airports, and 5th their bus market for schools is doing exceptionally well. Ashok Leland and the management is saying the next 3 years only belong to the CV and the bus segment. तो ये 175 180 भी जाएगा, लेकिन अभी तो 155 के लिए आप रखिए 141 का स्टॉप लॉस। दूसरा एक बहुत बढ़िया आपको पीएसयू दे रहा हूँ, जो अभी चला नहीं है, लेकिन जैसे पीएसयूज री रेट हुए हैं, कॉनकॉर शुड बी री रेटेड। बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज नियर न्यू हाईज, और जैसे जैसे ट्रेड का आवागमन होएगा, टैरिफ्स विल गो अप, एंड कॉनकॉर हैंडल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स इन द कंट्री। तो आई थिंक एट 705 इट हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, 688 का स्टॉप लॉस, 740 का टारगेट। ओके, तो ये है 2 स्टॉक आपके लिए खरीदारी करने की राय, अशोक लेलैंड और कॉनकॉर। बसीन साहब की पसंद। कॉनकॉर में स्टॉप लॉस लगाइएगा 688 का, टारगेट रखिएगा 740 का। ये आपके लिए एक्शन बसीन साहब की तरफ से आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और इस बीच निफ्टी 18,000 को होल्ड कर रहा है, और बैंक निफ्टी 42,500 को धीरे धीरे थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, आएगी डीप, वो डेटा बता रहे हैं, और इसलिए हम करेंगे ये लेवल आसानी से नहीं टूटेगा, अनलेस कि आप तोड़ना डाउ खराब करो, फिर आप डाउ तो ठीक है सर, हाँ उसके बगैर नहीं टूटेगा, हाँ उसके बगैर टूटेगा नहीं, तो आ ही जाएगा थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ, ये आता हुआ दिख रहा है। ओके, बढ़ते आगे LTIM क्या है? नई कंपनी है? हाँ बिल्कुल नहीं, पहले 2 पुरानी कंपनियां थी, दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना दी है। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म गया LTIM। आजकल लोग है ना रनिंग में LTIM बोलते हैं, हाँ ऐसा एक वो होती है पहले, ऐसे ABCD होती है ना, रनिंग ABCD, रनिंग जो एक तो वो पहली ABCD, पता नहीं आप लोग क्या बोलते थे, एक बार जरा इनको पूछते, जिन लोग हमारे यहाँ पैनल में से काफी लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी हुई है, जरा पूछा है। एक तो पहली ABCD होती थी जिसमें सारे कैपिटल लेटर्स होते थे, एक रनिंग ABCD होती थी जिसमें हर लेटर एक दूसरे से कर्सिव जुड़ा हुआ था। किसी की विशेष टिप्पणी इस पढ़ाई पर जिसने की हो? जी कुणाल जी, सॉरी बंसल जी निकल गया, बंसल जी कहाँ से? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, दीपांशु बिल्कुल सही बता रहे हैं अनिल जी, उसको कर्सिव कहते हैं, और अनिल जी आजकल तो बच्चों पर अनिल जी पूरा फोकस होकर के कर्सिव राइटिंग उनसे कराई जाती है। और अनिल जी अगर आपको याद हो अनिल जी, बचपन में हमने इतना सुलेख किया है अनिल जी, कॉपी की कॉपी भरी हमने पेंसिल से, इस उम्मीद में अनिल जी की हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन आज अनिल जी मुझे नहीं लगता उसका कोई भी असर पड़ा है, हैंडराइटिंग तो जो की त्यों ही है अनिल जी, अगर नहीं भी करते तो वैसे ही रहती। ये बात सही है, नहीं आपके बिगड़ भी सकती थी सर, ये तो अच्छा हुआ कि आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने, डॉक्टर बनते तो तो वैसे ही बिगड़ी होती। तो आपके अभी भी मेंटेन है, आप खुश है, जो है उसमें खुशी ढूंढिए, मेंटेन है। जी आशु सर। अनिल जी एक मिनट आशु सर कुछ बोल रहे हैं जी, एक स्प्रेड देना अनिल जी। अच्छा एक मिनट, हाँ स्प्रेड के लिए मैं आ रहा हूँ अनिल जी, मैं स्प्रेड देना जी हाँ बिल्कुल, आशु सर के लिए बिल्कुल स्विंग के सुल्तान आशु बना। ओके, दिल्ली की भाषा में जिसे फैलना कहते हैं, हाँ राइट, स्टॉक मार्केट की भाषा में उसे स्प्रेड कहते हैं। जी आशु सर बताएं।
अनिल जी देखिए, अभी हम जब बात कर रहे थे कि एक बैंक निफ्टी लॉट लेके एक निफ्टी लॉट बेच सकते हैं पेयर ट्रेड, तो अनिल जी फिर आप ही ने मुझे आइडिया दिया जो मतलब कि बैंक निफ्टी में भी क्यों नहीं पेयर स्प्रेड बनाया जा सकता है जैसे निफ्टी में बेयर स्प्रेड बनाया है। तो अनिल जी बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक जैसे मैंने कहा आउट परफॉर्म करेगा और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट भी हैं, तो बैंक निफ्टी में अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना है। अभी बैंक निफ्टी अनिल जी 42,500 कुछ चल रही है, तो एट द मनी या इन द मनी 42,500 की एक कॉल लेनी है, 43,000 की 2 बेचनी है। अनिल जी स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 110। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 42,500 की एक कॉल लेनी है और 43,500 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 105, 110, 112 जो भी बनते हुए बनेगा। और ये अनिल जी नीचे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो 110 रुपए से ज्यादा जा नहीं सकते। और वो भी अनिल जी बैंक निफ्टी की आईवीज हाई रहेंगी, क्लोजर टू दी बजट आईवीज बेटर रहेंगी, तो ऑप्शन के प्रीमियम रहेंगे। सेफ कहां तक है अनिल जी? 43,500 तक। पीक प्रॉफिट कहां आएगा? 43,000 पे। तो अनिल जी जहां से ऊपर की मूव आती है और अगर अनिल जी ये 42,700, 800 और 43,000 के आसपास कहीं स्टेबल हो जाता है तो इस पर अनिल जी जैकपॉट भी लग सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्प्रेड है, और अगर आइडियली तो निफ्टी का बेयर स्प्रेड और बुल स्प्रेड दोनों ही बनाने चाहिए, बट बाकी किसी की इच्छा है कोई भी बना ले। बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है, जो हमने पेयर ट्रेड की बात की, आई थिंक ये बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड भी वो पेयर ट्रेड ही है, तो बैंक निफ्टी में एनर्जी पॉजिटिव लगती है। ओके, निफ्टी में नेगेटिव व्यू, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव व्यू। 42,500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 43,000 के 2 बेचिए। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त भरोसा बैंक्स पर है, ये तो है ही। ठीक है सर, चलिए बैंक निफ्टी का स्प्रेड आशु जी की तरफ से आ रहा है, बट एलटीआई माइंट्री जिसकी बात अनिल जी आप कर रहे थे, एक बार इसके नतीजे कैसे आएंगे ये जान लेते हैं, उसके बाद एक और आईटी कंपनी पर भी करेंगे फोकस। बट कुशल बताइए क्या है एक्सपेक्टेशन? स्टॉक तो थोड़ा होल्ड आउट कर रहा है। बिल्कुल, तो होल्ड आउट करने की वजह भी है दीप, पर्टिकुलरली अगर आप डॉलर है देखें तो यहाँ पर करीबन 0.3% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 105 करोड़ डॉलर पर कंपनी ये अपना आय का फिगर पोस्ट कर सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, 1432 करोड़ से घट कर 1312 करोड़ पर भी कंपनी आंकड़ा दर्ज कर सकती है। अब ये जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ, जो बेस फिगर्स हैं, वो एलटीआई और साथ ही माइंट्री दोनों के फिगर्स को कंबाइन करके ये बेस फिगर्स पर हम अराइव कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए कंपनी की जो मार्जिन्स हैं 17.4% थी कंबाइंड मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में, इस बारी 15.2% की हम मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। जहां तक मुनाफे की बात है, 1190 करोड़ का कुल मुनाफा दोनों कंपनी का कंबाइंड अगर आप देखें, और साथ ही 1085 करोड़ अभी ये आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है। डेफिनेटली सबसे बड़ा हिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो कंपनी में, जो मर्जर का इंटीग्रेशन कॉस्ट है वो इधर फैक्टर इन होता हुआ दिखा है इस तिमाही में। इस वजह से आपको यहाँ पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब दिखेगी, बट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ टर्म्स में 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। तो आगे चलकर किस तरह की सिनर्जी बैठती है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड पोस्ट मर्जर आप देखिए यहाँ पर आगे के लिए जो डिमांड कमेंट्री है, जिनको इनको क्रॉस सेल अपसेल का जो फायदा मिलेगा, ये देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप माइंट्री की भी बात करें तो यूएस से भी इनका काफी बड़ा एक्सपोजर आता है। तो ये है आपके लिए इस बार की एक्सपेक्टेशन। देखते हैं एलटीआई माइंट्री कैसे परफॉर्म करेगा। कोफोर्ज पर भी बात करेंगे क्योंकि वो स्टॉक एक्शन में आ रहा है कुशल। उससे पहले एक बार सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहे हैं 595 फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर सेलिंग प्रेशर है। एचडीएफसी लाइफ यहां से गिरावट दिखा सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक साइडवेज था और आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर पिछले 5 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ के अंदर यहां से 585 रुपए से लेके 580 रुपए तक के लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 605 के पास है, तो 605 का स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 585 का होगा पहला टारगेट, 580 का होगा दूसरा टारगेट। 2 से 3 दिन का व्यू रख के बिकवाली करे एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ वैसे थोड़े मोमेंटम में आए थे। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स नतीजों के आसपास यहाँ पर मूवमेंट देखा था, बट अब वापस आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। और बाय द वे कल आने वाले हैं एसबीआई लाइफ के नतीजे, तो उस पर भी रखिए नज़र। ऑफकोर्स मंडे को नतीजों पर ये रिएक्ट करेगा। कल के कुछ और नतीजों पर भी करेंगे फोकस, बट एक बार कोफोर्ज पर डाल देते हैं नज़र। चार्ट्स में तो बढ़िया दिख रहा है। आज सुबह सुबह इसके नंबर्स भी आए थे बाजार खुलने से पहले। कुशल बताइए नंबर्स में या फिर ऐसा क्या बाजार को दिखा जो कोफोर्ज में अच्छी मूव बनी हुई है?
देखिए दीप, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कमेंट्री आती हुई दिख रही थी। कंपनी की प्रेस रिलीज में हमने देखा कि यहाँ पर जो तिमाही आधार पर कंपनी ने जो रिकॉर्ड बड़ी डील साइन की है वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा आज की ग्रोथ में। जिस तरह की स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आती हुई दिखी, 7% से ज़्यादा की इंट्राडे मूव आपको कोफोर्ज में बनती हुई नज़र आ रही थी। यही नहीं, आप स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी की जो मार्जिन्स है वो भी हमारे अनुमान के मुताबिक ही थी। बट सबसे बढ़िया बात इसमें यही लगी कि जो कंपनी की प्रेस रिलीज थी उसमें हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनटेक करीबन $345 मिलियन का इनका होता हुआ दिखा। तो यहाँ पर जब सिचुएशन ऐसी है कि जितने भी कमेंट्री आ रही है काफ़ी कॉशियस है, और उसके अगेंस्ट में आप देखिए Q3 में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी की गाइडेंस आप देखिए FY23 के लिए इन्होंने अब इसको रिवाइज कर दिया है। इसके पिछले तिमाही में जब हम इनकी गाइडेंस देख रहे थे कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में, वो 20% की इन्होंने दी थी, रीट्रेट किया था, पर इस बारी ये 2% बढ़ाकर 200 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त इन्होंने की है FY23 के लिए 22% पर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आगे का जो क्वार्टर है, यानी कि जो ये मौजूदा क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च का, इसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, और इसी एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर स्टॉक प्राइस रिएक्शन दिख रहा है। तो कोफोर्ज पर अच्छी मूव आ भी रही है, हम इस काउंटर की बात कर भी रहे थे, और स्टॉक पर भी आपको अच्छा एक्शन दिखाए, तो नजर रखिएगा एक्शन इस पर कैसे बन रहा है। एक मूव हमने आती हुई देखी थी अभी मन्नापुरम और मुथूट दोनों पर, स्पेशली मन्नापुरम, इसको एक बार पुल अप करते हैं क्योंकि इस काउंटर में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। 1-1.5% ऊपर ही मन्नापुरम होल्ड भी कर रहा है। वागले साहब, मन्नापुरम पर कोई राय? बार बार ये मूवमेंट थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है सर। दीपांशु, पिछली बार आई थिंक हमने 3 या 4 दिन पहले बात की थी जब इसने 120 तोड़ा था, तो 110 का टारगेट था, वो प्रैक्टिकली 111 से घुमा है, लेकिन ये बाउंस बैक ही है। मेरा मानना है 110 111 ऑन द डाउन साइड, 118 120 ऑन द अपसाइड ये रेंज है, तो कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता। रेंज में ही है, ब्रेकआउट दिखाता है, कोशिश करता है ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं कर पाता है ये काउंटर। हैवेल्स, ये इंटरेस्टिंग है। कल मेरे को याद है एग्जैक्टली 24 घंटे पहले जब हम बात कर रहे थे, हैवेल्स जबरदस्त नंबर्स आए थे इसके, स्टॉक में एक रिएक्शन भी दिखा था, अच्छी मूव आई थी। उसके पीछे पीछे पॉलीकैप के भी नंबर्स आए थे, उसमें भी एक बढ़िया मूव आई थी, बट अब हैवेल्स सस्टेन नहीं कर रहा है। आज कुछ फंड सेलिंग की भी बातें चल रही हैं बाजार में इसको लेकर, बट एक बार चार्ट्स तो इसकी चेक कर ही ली जाए हिमांशु जी के साथ। हिमांशु जी, हैवेल्स कल की तेजी के बाद आज 4% नीचे, डेज लो पर के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। देखिए, मोर और लेस आज की गिरावट के बाद कुछ चेंज नहीं है। ओवरऑल स्टॉक एक करेक्टिव मूड में ही था, लोअर हाई लोअर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया था, और नंबर से जस्ट पहले एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहां पर हो रही थी 1150-1200 के जोन में। कल नंबर्स के बाद एक हायर एंड पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन वो इवेंचुअली फेल्ड ब्रेकआउट टर्नआउट हुआ, और उसके बाद एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ब्रॉडली मुझे लगता है कि फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी किसी तरह का फ्रेश ट्रेड नहीं बनता, तो यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। हालांकि कुछ बहुत बड़ा कोई यहाँ पर डिस्टॉर्शन आज की गिरावट के बाद भी चार्ट्स पर नहीं है। तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बट कुछ बड़ा ट्रेंड भी इस पर नहीं निकल रहा है। हैवेल्स रखिए नजर, कल नतीजे के बाद अच्छा था, पर आज इस पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट ले लेते हैं अपडेट आशीष के साथ। आशीष, अब तो मंथली एक्सपायरी पर नजर है, 4 स्टॉक से बैन में, बताएं क्या बदलाव हो सकता है। दीपांशु, 4 स्टॉक है आपके पास, इनमें से एक तो पक्का हो गया कि बाहर आ जाएगा, वो है GNFC, क्योंकि 80% से नीचे आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, करीब 78.42 है, तो यानी GNFC तो पक्का ही हो गया। लेकिन मणप्पुरम यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, 80% से नीचे नहीं आई है, लेकिन 80.5 है, यानी बहुत कम है, बॉर्डर लाइन से भी बहुत नजदीक आ रहा है। स्टॉक में पॉसिबिलिटी है कि ये बैन से बाहर निकल जाए, तो निकलने में 2 पॉसिबिलिटी है, मणप्पुरम 80.5% के साथ और GNFC 78% के साथ, दोनों पक्का हो जाएंगे कि बैन से बाहर आ जाएंगे। डेल्टा कॉप अभी भी 91% है, और L&T फाइनेंस यहाँ पर भी 91% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ये 2 स्टॉक बैन में बने रहेंगे। लेकिन कल सेल ने प्रयास किया था, और आप देखिए 94.83% के साथ रह गया था, 95% राउंड फिगर पूरा हुआ नहीं, इसके लिए बैन में नहीं आया, लेकिन अभी भी करीब करीब 100% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो सेल यहाँ पर पॉसिबिलिटी के बैन में आ जाए। और PVR में तो सबसे ज़्यादा है, 122% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो PVR एंट्री होगी। सेल की पॉसिबिलिटी आज भी नजर आ रही है, GNFC पक्का है कि बाहर आ जाएगा, और मणप्पुरम के भी स्लाइट चांसेस है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। अच्छा, बाहर आने की तैयारी है, GNFC तो पक्का ही आना है, पक्का 80 के नीचे, मणप्पुरम बॉर्डर पे है। आज नहीं तो मंडे करवा देंगे आप? मंडे बाहर निकलवा दूंगा, आज ही कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूँ सर, ओके, नहीं तो मंडे हो जाएगा।
मतलब हो गया तो आप क्रेडिट ले लीजिएगा, नहीं तो बोल देना मंडे तो हो ही गया। ओके, नई किसी की तैयारी? पीवीआर 122%। 122%। पीवीआर सेल बाउंड्री लाइन पर है, 95% लास्ट में कम भी हो सकती है, बट अभी एक्सपायरी में 3-4 नहीं, इस बार तो सेशन 3 ही बचेंगे ना, छुट्टी भी तो है, वेडनेसडे को इस बार एक्सपायरी। हाँ, और इसलिए भी इस बार थोड़ी सी पोजीशन ज्यादा दिख रही है आपको। एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी भी है और एक दिन कम भी है वीकली एक्सपायरी में। एग्जैक्टली सर। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर की एंट्री हो रही है वायदा कारोबार के बैन में। सेल इधर या उधर, बाहर आ जाएगा जीएनएफसी और शायद मन्नापुरम भी। डन। ओके, ये है परफेक्ट। जीएनएफसी पे एक चार्ट चेक ले ले, अभी मन्नापुरम पे तो भाई लेनी चाहिए कायदे से, लेनी तो चाहिए। बंसल जी, यस बंसल जी, एक बार जीएनएफसी देखें सर, बैन से बाहर आने की तैयारी में। दीपांशु बैन से बाहर आ रहा है, बट टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। नीचे में हम देखें तो 557 के अराउंड एक सपोर्ट है, 562 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो जिनके पास है 557 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। चार्ट्स में पॉजिटिव बायस नहीं है, मतलब कि करेक्शन में स्टॉक चल रहा है और ऊपर में 575 576 एक रेजिस्टेंस है, तो मेरी राय में कोई भी उछाल है तो एक बार निकले। दूसरे अच्छे विकल्प है पीएसयू स्टॉक्स, ओएनजीसी, गेल, कोल इंडिया, इन पे फोकस करना चाहिए। तो ये है आपके लिए जीएनएफसी जो बैन से बाहर आ सकता है, बट उतना एक्टिव ये काउंटर दिख नहीं रहा है, बट एक्टिव है बैंक्स। एक बैंक ऐसा है जो हर तिमाही एक सैटरडे के दिन बहुत एक्टिव होता है, बिल्कुल सुपर और हाइपर एक्टिव, सबके वीकेंड का काम करवाता है। आईसीआईसीआई बैंक। वैसे कुछ और बैंक भी है जो कई बार सैटरडे को नतीजे देना पसंद करते हैं, मसलन एचडीएफसी बैंक, बट आईसीआईसीआई बैंक का तो पक्का ही है, पहले ट्रेंड सैटरडे इनका एकदम वो फेवरेट डे है नतीजे देने के लिए आज से। और कल शनिवार है, कल कौन सा तीसरा शनिवार है? तीसरा ही हुआ नहीं, 21 चौथा हो जाएगा, 21 तारीख है कल। 21 तारीख तो इसमें चौथे हो गया ना, एक तारीख तीसरा 7-14-21 तो 1 तारीख को भी तो सैटरडे आएगा। अच्छा, एक को नहीं, एक तो संडे था। ओके, 31। हाँ, तभी तो हाँ, आपने इस बार 31 तो मनाया है ना, और 1 जनवरी कैसे भूल सकते हैं। हाँ, ओके, तो तीसरा शनिवार है महीने का और आईसीआईसीआई बैंक पेश करेगा आपके लिए नतीजे। अनुमान बताने के लिए तैयार है वरुण बताएं। तो अनिल जी, नतीजे अच्छे आने वाले हैं और खासकर इसके लिए अच्छे आएंगे क्योंकि जो रिटेल फोकस बैंक्स है ना, माना जा रहा है कि उनके नतीजे बाकी बैंक से ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, जिनका रिटेल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा ही आईसीआईसीआई बैंक है, इसके लिए नतीजे अच्छे आने वाले हैं। एनआईआई करीब 28.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 15,730 करोड़ पे आएगा। मुनाफा 31% बढ़ेगा, 8,120 करोड़। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए फ्लैट रहने वाले हैं। लोन ग्रोथ करीब 20%, डिपॉजिट ग्रोथ जो है करीब 11% के आसपास रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन माना जा रहा है कि 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की यहाँ बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। कारोबार में बेहतर ग्रोथ है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रोविजनिंग जो है उसमें कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, इसके लिए आपको प्रॉफिट जो है उसमें 31% की ग्रोथ देखने मिल रही है। स्लिपेजेस, कुछ अनुमान ये है कि करीब 5,000 करोड़ के आसपास के स्लिपेजेस आ सकते हैं। हालांकि अगर आप क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कमी देखने मिल सकती है। तो लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है, प्रोविजनिंग कम हो रही है, तो इसका इंपैक्ट आपको कंपनी के एनआईआई मुनाफे दोनों में देखने मिलेगा। ग्रॉस एनपीएस फ्लैट रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को लेकर आती हुई, अनुमान को लेकर आती हुई दिख रही है। इसी अनुमान पर चार्ट का एक अनुमान लिया जाए। हिमांशु जी, जरा चार्ट पर राय दीजिए आईसीआईसीआई बैंक। अनिल जी, काफी अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद फिलहाल काफी हफ्तों से, पिछले 3 और 4 हफ्तों से मैं कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक करेक्शन में है और मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद ये जो गिरावट है थोड़ी और बढ़ सकती है। 850-840 के सपोर्ट्स हैं, अगर नंबर्स के बाद उन लेवल्स पर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक जिस पर रखनी है नजर। एक और दिग्गज बैंक जिसके आएंगे नतीजे कल, वो है आपके लिए कोटक बैंक का। वरुण बताइए, इस पर क्या है अनुमान? नथिंग डिफरेंट दीप, यहाँ पे भी आईसीआईसीआई बैंक जैसे मजबूत नतीजे रहने वाले। हालांकि जितना प्रॉफिट में ग्रोथ आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिला था उतना कोटक में रहने वाला है। एनआईआई 24% बढ़ेंगे, मुनाफा यहाँ भी ऑलमोस्ट 24% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। वो इसलिए है क्योंकि प्रोविजनिंग जितनी आईसीआईसीआई बैंक की कम होगी उतनी शायद कोटक बैंक की कम ना हो। ग्रॉस एनपीएस कमी आएगी, 2.08% से गिर के 1.9%। एनएनपीए 0.55% से गिर के 0.5%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ भी 10 से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे। लोन ग्रोथ अच्छी रहेगी,
करीब 21 से 24% के आसपास की लोन ग्रोथ जो है आपको यहाँ देखने मिल सकती है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा बेटर रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ 10 से 13% के आसपास की है। मॉर्गेज और एसएमई सेगमेंट जो है वहाँ से कंपनी को ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा, और ज़्यादा यील्ड्स वाले जो प्रोजेक्ट्स है और बेहतर लोन मिक्स के चलते ओवरऑल मार्जिन जो है वहाँ पे भी आपको शायद आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा यहाँ पे सुधार देखने मिले। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस आईसीआईसीआई बैंक के ज़्यादा कम होंगे, कोटक के उतने ज़्यादा कम नहीं होंगे, इसके लिए मुनाफे में भी उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना एनआईआई में है। 24% के आसपास की बढ़त दोनों में देखने मिलेगी। 24% की 24%। ओके, तो वो तो अच्छी बढ़त है। और एचडीएफसी बैंक के भी हमने नंबर्स तो अच्छे ही देखे थे, पर अच्छे यहाँ से थे, बात कोई है। प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लेकिन वही मेरा एक्चुअली मेरी नजर वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे ही है, क्योंकि वहां भी कहा गया था कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो फ्लैट आए थे। और कहीं ना कहीं अगर एचडीएफसी फ्लैट देते तो इसके बाद सिर्फ आईसीआईसीआई से उम्मीद है। ये बहुत नाइंसाफी नहीं है? क्यों? 10 बेसिस पॉइंट एनआईएम्स थोड़े कम ज्यादा, एक जमाना था, मतलब क्या आप 2% के एनआईएम पे भी 2.5% पे भी काटते थे। अनिल, टाइम की बात है। हाँ, वही तो। ये अब वो टाइम है कि जब आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही थी और अचानक इस क्वार्टर में स्टॉप हो गई। हाँ, एक जमाने में हम एनआईएम देखते नहीं थे, खाली एनपीए। सिर्फ एनपीए। एनपीए कितना, प्रोविजनिंग कितनी, मतलब क्या क्या वो सारे डेटा जितने भी एसेट क्वालिटी से रिलेटेड वही है ना। राइट ऑफ कितने, स्लिपेज कितने, क्या क्या नहीं देखते थे, पता नहीं। एनीवे, तो आशु जी भी कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं इस पर। जी आशु जी। अनिल जी, इस पे तो वही वो फेमस डायलॉग, आज इतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हाँ जी, शराबी पिक्चर, अमिताभ बच्चन। आप तो सलमान खान फैन है, आपको क्या पता होगा। हाँ, थी मूवी, याद आया? देखिए, किसने देखी है मूवी? आपने भी देखी? क्या बात कर, हाँ, भी क्लासिक पिक्चर। अच्छा, आज उतनी मैं बची है मैं खाने में जितनी कभी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये था वो डायलॉग। ओके, बंसल जी तो ऐसे देख रहे थे, मेरा कोई लेन देन नहीं है कि इस डायलॉग से, इस फिल्म से, इस प्रोडक्ट से मेरा कोई दूर दूर। बंसल जी मतलब ऐसे, मतलब दुनिया से विरक्ति हो गई आपको बिल्कुल? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, सारे के सारे अनिल जी टी टोटलर बैठे हुए हैं, तो ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं है अनिल जी। वो अनिल जी अकेला बैठ के कुछ भी नहीं पीता है, पीने की दिक्कत नहीं है अनिल जी। पीने के बाद अंग्रेजी किससे बोलेगा अनिल जी? बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे। जे के पेपर को लेकर जो खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है। विदेशी निवेशकों ने तीसरी तिमाही में कंपनी में बढ़ाई है हिस्सेदारी। एक टाइम का हमारा फेवरेट स्टॉक और एसआईपी स्टॉक रहा हुआ, 100 रुपए के लेवल के आसपास से रिकमेंड किया, 4 गुना होता हुआ ये स्टॉक, और लगातार ओह माय गॉड, कम नहीं बढ़ाई है, 3.5% हिस्सेदारी, ऑलमोस्ट 3.5%, लिटिल टू मच। 6% से सीधा 9.5%। क्या बात है, विदेशी निवेशक बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। जेके पेपर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में स्टैंड अलोन पेपर का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जेके पेपर, और यहाँ पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुलिश है विदेशी निवेशक इस सेक्टर को लेकर। और अभी अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब तमिलनाडु न्यूज प्रिंट रिकमेंड भी करके गए थे टीएनपीएल, और ये सेक्टर लगातार हमारा फेवरेट, टेक्सटाइल, पेपर, छोटी सीमेंट कंपनियां, ये सब अच्छी मूव आई है, बढ़िया मूव है। इनफैक्ट हमारी टीम बता रही है कि इससे पहले वाली तिमाही में जून क्वार्टर में 3.5% हिस्सा था। ओके, जो फिर नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर में 6.5% हुआ और अब 9.5% हो गया। तो लगातार अच्छी खासी खरीदारी एफआईएस की तरफ से आ रही है इसका। वंडरफुल। तो खरीदारी एफआईएस की तरफ से लगातार बार बार, ओ माय गॉड, डे हाई पर पहुंचता हुआ स्टॉक, गजब का एक्शन, क्या बात है। 421 रुपए के दाम पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हिमांशु जी, चार्ट देखने का कष्ट करेंगे आप? जी आपके बोलते हुए पहले ही मैंने चार्ट खोल लिया था। और जेके पेपर का ये देखिए, वही बात है कि हम चैनल पर काफी नीचे के लेवल्स पर इसको सजेस्ट और रिकमेंड करते आए हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि चैनल पर काफी और पैनलिस्ट ने भी लगभग 150, 200, 250 हर लेवल पे इसको रिकमेंड किया है। हालांकि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, सीक्वेंस हायर हाइज हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना शुरू हो रहा है आरएसआई का, जिसका मतलब ये है कि शायद यहां से कुछ कंसोलिडेशन स्टॉक दिखा सकता है। बट अगर किसी के पास तेजी की पोजीशंस हैं, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 370 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहें। अपसाइड में 450, 460 के जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जेके पेपर, ऑल टाइम हाइज वापस टेस्ट कर सकता है, और एफआईएस की स्टेक बढ़ाने की खबर से स्टॉक में भी आप मूवमेंट देख रहे हैं, 3% ऊपर इस समय जेके पेपर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक सुमित का सुपर हिट।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 3360, 3360। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 5 दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और आज जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रही है और कल का और परसों का लो ब्रेक हो चुका है। तो डिवीज लैब में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 3400 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3300 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 3300 का लेवल ब्रेक होने पे 3270 तक के लेवल डिवीज लैब में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 3400 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब में बिकवाली करे। नीचे में पहला टारगेट 3300 का, दूसरा टारगेट 3270 का। तो ये है आपके लिए डिवीज लैब जिस पर आ रहा है सेल कॉल। वैसे भी कमजोर रहा है काउंटर और लगातार वीकनेस ही दिखा रहा है। IEX, इसके भी आने वाले हैं आज ही नतीजे, बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। आइए एक बार जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। देखिए अनुमान तो ये है कि अगर आपको यहाँ पे थोड़े कमज़ोर नतीजे आते हैं दिखेंगे। आय में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो अनुमान है वो लगभग 14% की कटौती का है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आपको दिखेगा लगभग अगर आपको देखेंगे 16% के आसपास की कटौती आने का अनुमान है और मुनाफा भी लगभग 9% के आसपास। हालांकि मार्जिन्स में आपको सिर्फ 100 बेसिस पर मतलब 1% की गिरावट देती गई। अब अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो साल दर साल अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 12 से 13% की गिरावट आती हुई दिखेगी। हालांकि ये देखना होगा कि जो आगे जाकर जो एनालिस्ट मान रहे हैं कि आगे जाकर जो कारोबार है वहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है और CERC की जो मंजूरी के बाद जो ग्रॉस बिडिंग शुरू करने की जो योजना है वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग होगी, जो हाइड्रो पावर कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के संभव है उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो वॉल्यूम्स आते हुए दिखेंगे और इसी कारण जो आने वाले समय में हो सकता है इनको जो बेहतर जो नतीजे हैं वो आते हुए दिखेंगे। ज्यादा कुछ खास नहीं। हाँ एग्जैक्टली। और IEX स्टॉक ने भी ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। आशु सर के लगातार रेडार पर रहता ही है, हर राइज पर सेल भी कहा है। आशु सर वैसे भी वो 150 के लेवल से जब से नीचे आया वीक ही दिख रहा है। IEX और भी स्कोप है सर इसके गिरने का? 137 का लेवल आ गया अब तो। दीपांशु, कुछ स्टॉक्स होते हैं उनसे बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं बच के रहूं और ऐसा नहीं होता दीपांशु के गलत नहीं जा सकते, बट दीपांशु कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं तो जब से 200 ब्रेक किया होता तब से बोल रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूंगा, अभी ये 10 रुपए बढ़ेगा 150 पे, पता नहीं चार्ट्स पे अच्छा लगने लग जाता है या क्या हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि नहीं ऊपर से नीचे आया है तो कॉल्स दे दें, बट मेरा मानना है कि मैं ना वो जो फेक होप है या फॉल्स होप या ऑप्टिमिज्म या वो नहीं दे सकता, मतलब जस्ट बिकॉज किसी को लॉस हुआ हुआ है। और अब तो मुझे याद है कि लास्ट वीक 140 में मैंने कुणाल जी से देखा था, कुणाल जी ने भी इसमें सेल कॉल दी है, तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 2 डिजिट हो जाए, बट एट द सेम टाइम मेरा कोई सेल कॉल नहीं है इस पे। मैं अगर अपना व्यू देता हूं ऐसे स्टॉक्स में जिनसे बच के रहने के लिए देता हूं, और वो ये एक स्टॉक है जो मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट में है। सो मेरी, मैं अगेन फॉर डिस्क्लेमर, मेरी कोई सेल कॉल नहीं है दीपांशु, इसमें कोई पोजीशन नहीं है किसी भी तरह की। इट इज जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि कौन सा स्टॉक है जो बहुत बड़ा डैमेज कर चुका है और हो सकता है मैं उसमें किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत नीचे आ गया, होप नहीं दे सकता। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज, कोई भी लेवल इसमें नीचे आ सकता है। और पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं जो भी स्टॉक्स रेडार पे होते हैं मैं ऑब्वियसली नोटिस और ट्रैक रखता ही हूं, पिछले हफ्ते कुणाल जी ने भी 140 पे इसकी सेल कॉल दी थी। और ओवर टू कुणाल जी फॉर हिज फ्रेश व्यू। कुणाल जी, टारगेट्स आ गए सर आपके, क्या करना है? 136 का लेवल दिखा रहा है इस समय IEX। देखिए, पहला लक्ष्य आ चुका है दीपांशु, और सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं आशु जी का याद रखने के लिए और ओवर टू करने के लिए भी। तो अब देखिए दीपांशु, और कमजोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चार्ट कमजोर है, स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक पैटर्न बना है। जब मैंने इस पर बिकवाली की राय दी थी तभी भी कहा था कि एक टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है और बहुत मुमकिन है कि 130 तक तो ये बिल्कुल सीधा चला जाए। तो कमजोर चार्ट है और काफी लोग इसमें अटके हुए हैं, तो मेरी राय में फिलहाल कोई बॉटम फिशिंग ना करें, उछाल में निकलने की सोच। उछाल में निकलिए। देखते हैं नतीजों से क्या सेंटिमेंट बनता है, क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की तरफ से, बट चार्ट्स पर तो भरोसा नहीं है हमारे एक्सपर्ट्स का। बट एक दिग्गज जिसके कल आएंगे नतीजे और वो है अल्ट्राटेक। यहाँ पर भी एक बार जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। अरमान बताइए यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेशन? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो Q2 था वो उनका वर्स्ट था। अगर आप ओवरऑल देखेंगे YOY आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे।
आय में तो आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 19% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि एक तो वॉल्यूम्स, वहां पर भी वॉल्यूम्स में भी लगभग 11% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और अगर रियलाइजेशन देख रहे हैं, रियलाइजेशन में भी 10% का अनुमान है बढ़ोतरी का। इसके चलते रियलाइजेशन भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, इसके चलते आपको आय में लगभग 19% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। हालांकि अगर वाई अगर आप देखेंगे कामकाजी मुनाफा जो है, मार्जिन जो है, वो वहां पर आपको कटौती दिखेगी। वाई 18.6% से गिरकर लगभग 15.4% के आसपास आने का अनुमान है। उसी के साथ साथ मुनाफे में भी अगर आप देखेंगे वहां पे कटौती आती हुई दिखेगी, 35% के आसपास की कटौती आती हुई दिखेगी, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन जो है, अगर आप वाई चेक करेंगे तो उस वहां पर लगभग 15% की बढ़ोतरी है, क्योंकि आपका वेरिएबल, आपका रियलाइजेशन और वॉल्यूम जो 10% के आसपास बढ़ रहा है, पर वेरिएबल कॉस्ट 15% से ज्यादा बढ़ रही है, तो इस कारण आपको मार्जिन में आपको थोड़ी कटौती आती हुई दिखेगी। हालांकि अगर आप क्यू कंपेयर करेंगे तो EBITDA पर टन में वहां पे आपको अच्छा खासा सुधार दिखेगा, लगभग 15% के आसपास का सुधार दिखेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आय तो बढ़िया रहेगी, पर वाई मार्जिन या मुनाफा देखेंगे वहां पे आपको कटौती आती हुई दिखेगी, पर फिर भी क्यू अगर आप देखेंगे तो वहां पे बेहतर दिखेंगे। ओके, तो क्यू बेहतर दिखेंगे, वाई आपको उतने खास नंबर्स नहीं दिखेंगे अल्ट्राटेक की तरफ से। स्टॉक थोड़ा सुस्ती इस समय बना हुआ है, एक्शन ज्यादा नहीं है। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं क्लोजिंग के लिए, अनिल जी की स्ट्रैटेजी लेंगे, उससे पहले आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु, बताएं सर। बजाज फाइनेंस में एक डेड कैट बाउंस आता हुआ नजर आया था, जिसमें एक वापस से सेलिंग बढ़ते हुए नजर आई है, और मुझे लगता है अगले हफ्ते ये 5800 5750 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदारी करेंगे बजाज फाइनेंस की 5900 के स्ट्राइक की, जो कि अभी 75-76 रुपए पर ट्रेड करती है। 70-75 में इसमें खरीदारी करें, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 100 रुपए और 125 रुपए के टारगेट्स बजाज फाइनेंस की 5900 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। मेरा मानना है कि अगले हफ्ते 5750-5800 के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। गिरने के लिए तैयार है बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट डेज लो पर अभी आपको आते हुए दिखा है। 2.5% टूटा है बजाज फाइनेंस। निफ्टी को भी देख लीजिए, वापस 18,000 की तरफ फिसलते हुए दिख रहा है। अभी तो डिफेंड कर लिया था 42,500 के एग्जैक्ट लेवल पर अभी बैंक निफ्टी आया है। सही वक्त है लेने का अनिल जी की आज की और इस हफ्ते की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अभी थोड़ा फिसले, जैसे मैं अपडेट कर रहा था, डाउ फ्यूचर्स 30 अंक ऊपर थे, वो फिसल के एकदम सपाट हो गए। नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर के लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार ठीक है, कल 2% गिरने के बाद आधा % ऊपर। कच्चा तेल वापस $87 पर आ गया, तो 2 दिनों में काफी उतार चढ़ाव हुआ है, बट वापस 87 पर है कच्चा तेल, करीब 2 महीने की ऊंचाई पर। रुपये आज 19 पैसे मजबूत है। एशिया पॉजिटिव बंद हुआ था। चाइना ऑफकोर्स अगले पूरे हफ्ते बंद रहेगा। क्या करके जाना है सर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो नीचे 17,700 17,800 की रेंज, 17,800 850 ब्रॉडली, यानी कि यहाँ से 150 से 200 पॉइंट नीचे आपको सपोर्ट आ जाता है। ऊपर 18,150 18,200 की रेंज में सप्लाई है। तो 150 200 ऊपर है, 150 200 नीचे, बीचों बीच में रेंज में आप फंस रहे हैं, तो फिर आपको तेजी या मंदी करनी क्यों है? करेक्ट। 17,800 के आसपास आएगा तो लेना है, 17,200 के आसपास जाएगा तो देना है। फिर से वही ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड छूकर नीचे की तरफ आ रहा है। करेक्ट। डाउ फ्यूचर एकदम बहुत जबरदस्त मुंह दिखा रहे हैं। अभी देखिए आप डाउ फ्यूचर पूरे 0.00% बदलाव है, एकदम फ्लैट हो गया। 30 पॉइंट ऊपर था। अब ये सोचो तो अब आप क्या मतलब अंदाज लगाओ कि अमेरिका में रात को क्या होगा? 1300 पॉइंट 3 दिन घटने के बाद बढ़ भी सकता है, और कमजोरी का ट्रेंड भी कंटिन्यू रह सकता है। और एक दिन एक ही खबर पर, मंदी की खबर पे घट जाता है, एक दिन इस खबर पे बढ़ जाता है कि मंदी आ रही तो ब्याज दरें कम बढ़ेंगी। मतलब तो कोई हिसाब किताब उनका है नहीं है तो आप शांति रखो। ओके। लॉन्ग पोजीशन है 17,800 का पुट ले लो, शॉर्ट पोजीशन है 18,200 का कॉल ले लो। अगर कोई गलती से बड़ा मूव आया तो ठीक, नहीं आया तो आपकी हेजिंग रहेगी, बस सिंपल सी चीज। और नई पोजीशन बनाने की राय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे नहीं बंद हो रहा, बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर बंद नहीं हो रहा। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास दोनों बंद हो रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन है 42,200 या 42,000 का, जो आपको ठीक लगे वो ऑप्शन ले लीजिए, पुट ऑप्शन, जिससे आपकी हेजिंग हो जाएगी। 42,200 या 42,000 जो आपको ठीक लगे, 42,300 ले लीजिए, लेकिन हेजिंग रखिए। और अगर आप शॉर्ट हैं तो 42,700 या 43,000 जो आपको ठीक लगे वो ऑप्शन कॉल का लेकर रख लीजिए, ताकि आप हेज रहें। 42,000 का या 43,000 का, ये रेंज होगी आपकी। 42,500 पे आप हो रहे हैं बंद। तो शांति बनाए रखें, कुछ ना करें। आज शॉर्ट साइड पे इंट्राडे जो स्टॉप लॉस आपको दिया था 42,725 ट्रिगर नहीं हुआ है, 42,710 से घूम गया। निफ्टी का 18,200 दिया था,
नई ट्रिगर हुआ 18,150 से घूम गया। नीचे का स्टॉप लॉस 17,950 का था, नई ट्रिगर हुआ। नीचे का स्टॉप लॉस 42,000 का था, नई ट्रिगर हुआ। जब किसी दिन आपके दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते हो और बिल्कुल रेंज में और बीचों और बड़ी रेंज के भी और छोटी रेंज के भी बीचों बीच में बंद हो रहे हो, तो फिर आपके लिए नई पोजीशन बनाने की राय नहीं होती। 2 दिन आराम करें, सोमवार को देखें बाजार कैसे क्या होते हैं, उसके बाद नई पोजीशन बनाई जाए। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से, क्या करके जाना है। जितना हल्का रहे उतना ही अच्छा है। इंडिसाइसिव है थोड़े बाजार, बट डिसीजन ले लिया है क्रिस वुड साहब ने। जेफरीज के पहले ऑफ कोर्स CLSA का पोर्टफोलियो संभालते थे, काफ़ी रेगुलरली अपने इंडिया पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहते हैं, काफ़ी बुलिश हैं इंडिया में। कई बार इन्होंने कहा भी, इनफैक्ट रिसेंटली भी जेफरीज की तरफ से नोट आया था कि बाकी मार्केट्स के मुकाबले इंडिया काफ़ी अट्रैक्टिव उन्हें लग रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने कौन से बदलाव करे हैं, कहाँ पर वेटेज बढ़ाया है, कहाँ पर घटाया है, क्या कुछ स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहे हैं, एक बार जानते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए क्या कर रहा है जेफरीज और क्रिस वुड साहब को क्या पसंद और क्या नापसंद है इस समय। बिल्कुल, इसके पिछले महीने भी हमने देखा था कि ये फोकस में रहे थे, क्योंकि इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो यहाँ पर इन्होंने बदलाव पहले भी किए थे, बट अभी जो फ्रेश बदलाव आ रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में, उसमें सबसे पहला तो HDFC लाइफ है। इन्होंने पोर्टफोलियो में अब इसको शामिल कर लिया है 6% वेटेज के साथ, और इससे ICICI प्रूडेंशियल की एग्जिट हो गई है। ICICI प्रूडेंशियल से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। इनकी भी 6% वेटेज थी पहले। और साथ साथ एक और चीज़ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये इनको पसंद आ रहा है। इसमें इन्होंने वेटेज बढ़ाई है और अब इनकी वेटेज 5% हो गई है, 1% से ये वेटेज बढ़ाई गई है। इनफैक्ट मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर वेटेज 1% रिड्यूस किए इन्होंने, और अब 5% इनकी ये वेटेज हो गई है। और पिछले महीने जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अदानी पोर्ट्स और REC 4% वेटेज के साथ इन्होंने शामिल किया था, और जुबिलेंट फूड को इन्होंने पोर्टफोलियो से बाहर किया था। वेटेज वाइज जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें बैंक्स एंड NBFCs का अभी मौजूदा 43% हिस्सा है। साथ ही एनर्जी स्पेस में आप देखिए तो 20% हिस्सा ये रखते हैं। रियल एस्टेट भी इनको 19% की वेटेज के साथ पसंद है। तो लार्जली अगर आप देखें तो 3 बैंक एंड NBFC, एनर्जी और रियल एस्टेट, ये स्पेसेस इनको पसंद है। और जो चेंजेस हुए हैं वो तो मैंने आपको बताया। तो बैंक्स NBFCs, बैंक्स एंड NBFCs एक पार्ट है पूरा, 43% की वेटेज है इसकी पोर्टफोलियो में। एनर्जी 20% और रियल एस्टेट 19%। ओके, तो ये है क्रिस वुड साहब की तरफ से उनके पोर्टफोलियो, और कहाँ पर भारत में वो बुलिश हैं, कहाँ पर वो अपनी थोड़ी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं या वहाँ पर रीबैलेंसिंग अपनी कर रहे हैं। आखिरी 5 मिनट क्लोजिंग के लिए HDFC लिमिटेड, एक बार इस पर रखिएगा नज़र। थोड़ा सहारा इसकी तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है। थ्रू द डे इसने होल्ड करा है, तो एक सपोर्ट जो बाजार को मिला है वो HDFC लिमिटेड का भी उसमें एक योगदान था। इस काउंटर पर आप रखें नज़र। बट आज TVS मोटर्स के लिए काफ़ी खराब दिन था। 4% का कट हमने TVS मोटर्स पर आते हुए देखा है। एक बार वागले साहब से राय ली जाए। वागले साहब, TVS मोटर्स का चार्ट सर, बाकी ऑटोज में भी थोड़ी नरमी थी, बट ये 4-4.25% नीचे। दीपांशु, एक मल्टीपल बॉटम्स ब्रेक किए हैं 980 990 के बीच में, तो पैटर्न तो वीक है और नीचे थोड़े जाने के संकेत है। 950 940 तक जाना चाहिए। अगला इसका 930 तक जा सकता है। अगला सपोर्ट 930 के आसपास ही है, तो 930 तक जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अगर बेचना है तो थोड़ा सा बाउंस पे बेचे। 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 930। ओके, 1000 के स्टॉप लॉस से बेचे जाए 930 तक ही आपको गिर सकता है। इनफैक्ट डेज लो पर बंद होने की तैयारी TVS मोटर्स दे रहा है। आज HUL ने बाजार को ड्रैग जरूर किया है, उसका योगदान काफी शार्प था फॉल में, बट होल्ड आउट करा है चुनिंदा FMCG काउंटर्स में। ITC में हल्की बढ़त आपको दिखी है, और डाबर आज काफी एक्टिव है। 2% ऊपर डाबर क्लोज हो रहा है। कुणाल जी, एक बार डाबर का चार्ट देख लें सर। 2% ऊपर और डेज हाई के आसपास ही है ये। थ्रू द डे इसने स्ट्रेंथ दिखाई है सर। बिल्कुल एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दीपांशु। हालांकि स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर मुझे 580 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आता है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें। उछाल आ सकता है 580 के पार। अगर स्टॉक निकलता है तो नई ताकत दिखेगी, फिर इस पर खरीदारी की राय देंगे। इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है फिलहाल बने रहे। 580 पहला पड़ाव होगा। ओके, तो 580 पहला पड़ाव है। अदरवाइज देखते हैं डाबर कैसे परफॉर्मेंस करता है, बट अच्छी मूव इस पर दिखी है। कोल इंडिया, ये एक और काउंटर है जो अच्छा रहा है, और रिसेंटली हमने देखा है कमोडिटी लिंक्ड प्लेस में अच्छी बाइंग आई है। इनफैक्ट इस हफ्ते की बात करें तो करीब 6% की मूव कोल इंडिया में आपको आती हुई दिखी है। हिमांशु जी, एक फाइनल व्यू कोल इंडिया पर, हफ्ते के लिए अच्छी मूव रही है, अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? दीप, एक अपवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट लिया स्टॉक ने वहां पर, और उसके बाद एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है।
मुझे ऐसा लगता है कि कोई गिरावट अगर मिलती है 220 के आसपास तो इसमें फिर से तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और अपसाइड में 232 235 रुपए तक की अपसाइड अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। यह है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा हफ्ता रहा है इस काउंटर के लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा है हमारे बाजारों के लिए एक बार फिर से, बट जो रेंज है वो आपने रिस्पेक्ट करी है। 3 दिनों से 18,050 के ऊपर आप बंद हो रहे थे, आज शायद उसी के आसपास क्लोज हो, बट वीकली क्लोजिंग 18,000 आएगी। 3 दिनों की जो 18,050 के ऊपर की क्लोजिंग थी वो आज हम ब्रेक कर रहे हैं। देखो हाँ 18,050, हाँ लेकिन 18,000 होल्ड हो रहा है, 18,000 होल्ड हो रहा है, थोड़ा सा 18,050 के हल्का नीचे बंद होंगे जी। तो बैंक निफ्टी तो 42,000 के ऊपर ही बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो मतलब इस पूरे 2 हफ्ते की हाईएस्ट क्लोजिंग जा रही है। बिल्कुल सर। सोचो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी तो मतलब 42,500 के आसपास बंद हो रहा है, तो बढ़िया क्लोजिंग है। क्योंकि परसों आप बंद हुए तो 42,458 पर, उससे भी ऊपर बंद हो रहा है। तो बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा है और निफ्टी मजबूती के नहीं दे रहा है। कम से कम आज तो माहौल ऐसा ही। 86 पॉइंट नीचे आपको दिखेगा, निफ्टी 18,025 के आसपास बंद होने की तैयारी करता हुआ। डाउ फ्यूचर 17 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर 24 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर है, तो सेंसेक्स 260 पॉइंट नीचे है। ये अब तक का आपके लिए पूरा का पूरा रुझान इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है जी। तो बंद होने की तैयारी में घंटे की मधुर आवाज़ ही मानी जाएगी और क्या है, जब बंद होंगे तो मतलब हम चाहें तो और ज़्यादा गिर सकते हैं, तो बहुत गिरे नहीं और बैंक निफ्टी तो मजबूती के साथ ही बंद हुआ, तो कम से कम इतना तो है कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो रहे हमारे बाजार। एक्शन जो स्टॉक्स में है वो आपके सामने रख दिया जाए। निफ्टी में जो मजबूत स्टॉक रहे हैं पहले वो देख लीजिए। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सरकारी कंपनी ने थोड़ा सा बचाया है निफ्टी को। HDFC बैंक 1% मजबूत है। ITC हमेशा बचाने आता है जब जब भी मुश्किल होती है, और आज बैंक्स में HDFC बैंक के साथ ICICI बैंक और SBI ने भी योगदान दिया है। एक्सिस भी हरे निशान में बंद होने में कामयाब होता दिख रहा है। कमज़ोर क्या है? HUL 0.4% नीचे, एशियन पेंट्स 3% नीचे, नेस्ले 2.5% नीचे। तो सबसे ज़्यादा दबाव है आपका FMCG स्टॉक्स पर। नंबर 2 दबाव है आपका मेटल स्टॉक्स पर। तो ये 2 स्पेस है जो काफ़ी कमज़ोर है आज के सेशन में। वायदा कारोबार की तरफ आइए। LTTS 5% नीचे, लगभग इतना ही नीचे PVR, ये टॉप लूजर। हेवल्स कल नतीजे दिए लेकिन गिरा आज 4.5% नीचे। अतुल 4.5% नीचे बंद होता दिख रहा है। TVS, अतुल भी नंबर के बाद ही गिरा। TVS मोटर्स ये बड़ा कट है, ये 4% बड़ा कट आया। आइबुल हाउसिंग बेंच से बाहर आ गया ना जी सर, बेंच से बाहर क्यों आया? 2 बार ऐसा हो गया बेंच से बाहर आता ही गिरता है, है ना? ये दूसरी बार ऐसा हो गया कि बेंच से बाहर आता ही गिरता है। तो 130-31 पर आ चुका है। मेट्रोपोलिस भी 4% नीचे आ रहा है। ये है आपके लिए कमजोर, बड़ा कट 6.5%। चलिए फाइनली क्लोजिंग आपके लिए सामने प्रोविजनल आती हुई दिख रही है। 18,025 के आसपास निफ्टी, 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी। फाइनल क्लोजिंग भी लगभग इन्हीं ले। आपके लिए कुछ खास कार्यक्रम। बजट के बाद क्या सोना होगा सस्ता? टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर क्यों है परेशान देश का ज्वेलरी बाजार? सोने में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद वित्त मंत्री से क्या है ज्वेलर्स की मांग? एशिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट से देखिए जिब न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। वाओ, ज्वेलरी बाजार से क्या बात है। शाइनिंग इंडिया ग्राउंड जीरो स्पेशल आज शाम 4:26 पर। अब सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हीं प्रोडक्ट का विज्ञापन कर सकेंगे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया हो। अरे वाह, ये यूज किया वही कर पाएंगे। ये अच्छा रूल है सर। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें ऐड करने के पैसे मिले हैं। वाह। दरअसल सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त गाइडलाइन जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम करेंगे इसी पर चर्चा। समझेंगे नई गाइडलाइंस कितनी होगी असरदार और क्या इससे पैसे लेकर भ्रामक विज्ञापन या सलाह देने वालों पर रोक लग पाएगी। हमारा साथ देंगे इस चर्चा में रोहित कुमार सिंह, उपभोक्ता मामलों के सचिव हैं। नई गाइडलाइंस के बाद रोहित कुमार साहब का ये पहला टीवी इंटरव्यू होगा किसी भी चैनल के लिए, किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, तो वो आपको सीधे इस गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। मनीषा कपूर जी जुड़ेंगी जो महासचिव है ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, और श्वेता पुरंदरे जी होंगी हमारे साथ और वो हैं फाउंडर टैप अगेन। ओके, ये है हमारा विशेष कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। जरा संभल कर। इस बार आम टैक्स पेयर्स को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने को लेकर। पेंशन को टैक्स फ्री करने के साथ ही ATC और ATD के तहत
छूट को बढ़ाने की भी सिफारिश है। आज चर्चा करेंगे टैक्स के मोर्चे पर होने वाले संभावित ऐलान पर, मौजूदा व्यवस्था में कहाँ है सुधार की गुंजाइश और कहाँ है बदलाव की जरूरत। शाम 6:26 पर मनी गुरु में देखिएगा, बजट बढ़ाएगा टैक्स फ्री बचत। हमारा साथ देंगे वैद जैन साहब, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, राकेश नांगिया साहब, चेयरमैन नांगिया एंडरसन इंडिया, और पंकज मठवाल साहब, MD ऑप्टिमा मनी के। ये तीनों होंगे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में। और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने के आइडिया को और मजबूत करने के लिए सरकार इस बार बजट में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐलान कर सकती है। देश के फार्मा मार्केट के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल के लिए भी PLI जैसी बड़ी कदमों का सरकार बदलाव लाने की तैयारी में। इसी पर होगी खास चर्चा। बजट सुधारेगा हेल्थ इंडस्ट्री की सेहत, यह हमारी कवर स्टोरी। इसके अलावा टेलीकॉम अथॉरिटी ट्राई कॉलर ID सिस्टम हर नेटवर्क पर लाना चाहती है। कॉलर ID से आपको कौन फ़ोन कर रहा है इसका पता चल जाएगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसका कर रही है विरोध, और उनका कहना ये कि इससे सभी यूजर्स के लिए लागू करना आसान नहीं है। मुश्किल है, आसान नहीं है, ये उनका कहना है, बट ज़रूरी है, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर। पता चले ना कि कौन से बिल्डर के यहाँ से फ़ोन आ रहा है फ्लैट खरीदने के लिए, नहीं? करेक्ट सर। कौन सा होम लोन, कौन सा पर्सनल लोन, ओहो, क्रेडिट कार्ड कर लो। हाँ, तो ये है इंडिया 360 में आपके लिए विश्लेषण होगा। कॉलर ID लागू करने में कंपनियों को दिक्कतें क्या है और क्या वाकई में प्राइवेसी का खतरा होगा। कॉलर ID टेलीकॉम नहीं रहे। तो ये है कार्यक्रम जो आपको देखने हैं। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है। 18,027 पर बंद होता हुआ निफ्टी, 42,500 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी। 0.5% के आसपास निफ्टी कमजोर है, तो 0.5% के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत है, और 0.5% 236 अंक कमजोर सेंसेक्स आपको नजर आएगा। यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन मिला जुला कारोबार। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, सुमित जी और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। सोमवार सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।